अगर देखा जाए तो कोई क्वेश्चन ऐसा आपके इस IUQM एग्जाम में नहीं आएगा जो आपके है ना समझ से बाहर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। IUQM के 2021 और 22 के आई थिंक हमने बहुत सारे लमसम सारे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे, है ना। पी और आर को जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, तो PR जो है वो इस APBR का एक डायगोनल है। जब भी हम थ्योरी पढ़ रहे थे, है ना, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, तो पैरेललोग्राम की जब भी बात आई थी तो मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम में एक खास बात है। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, सब बढ़िया। चले करते हैं स्टार्ट IUQM 2023 की इस क्लास में, ठीक है। और क्या पढ़ने वाले हैं हम, है ना, बहुत सारी बातें करने वाले हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, है ना। ज्योमेट्री का आखिरी प्रैक्टिस सेशन, है ना, उसको आपने बहुत प्यार दिया, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन, है ना, 3rd नंबर वाला आ गया है ना। 2 प्रैक्टिस सेशन, इसको मिला के 2 प्रैक्टिस सेशन हो जाएंगे ज्योमेट्री के, है ना। तो लास्ट प्रैक्टिस सेशन में भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, है ना, डिस्कस किए थे आपके साथ में ज्योमेट्री के, है ना। और आज भी हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री के काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वो अच्छे क्वेश्चंस कैसे हैं, वो सारे 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 क्वेश्चन कौन से वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ठीक है। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें सारे क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो PYQs हैं, है ना। और सारे PYQs कौन से हैं, सारे PYQs ईदर दोज क्वेश्चंस आर ऑलरेडी देयर इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ प्री RMO और आई कैन से IUQM, है ना। मतलब कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। या तो IUQM का या फिर प्री RMO का, जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन हम आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और है ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो प्रॉमिस था कि इतनी क्लासेस इतने दिन में, है ना, कंप्लीट होंगी, जो क्लास जिस दिन शेड्यूल्ड थी, है ना, उसी दिन वो क्लासेस, है ना, आपके सामने पेश की गई, है ना। आपने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की, ठीक है। तो है ना, ये क्लास भी आपके सामने है। और करना क्या है, इसी तरीके से जिस तरीके से मेहनत करते आए हो, मेहनत करते रहना है, ठीक है। करें स्टार्ट, अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ज्योमेट्री पे, है ना। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर कि ज्योमेट्री नहीं बन रही है, सर ज्योमेट्री नहीं बन रही है, सर ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं बनता है सर। तो बेटा देखो, ज्योमेट्री का क्वेश्चन ना, मतलब अब देखो, हलवा तो है नहीं कि जो मतलब बहुत आसानी से बन जाएगा ना, ठीक है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा क्या करना होता है, अप्रोच मैंने हर एक क्वेश्चन से पहले बताई हुई है। कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जाता हूँ तो सबसे पहले आपने देखा होगा, 1 बाय 1 वर्ड बाय वर्ड मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, कहीं कोई वर्ड मिस ना हो जाए, ठीक है। कहीं कोई वर्ड जो है ना अपने अंदर एक बहुत बड़ा, है ना, एक बहुत बड़ा ना यू टर्न लेकर के, है ना, बैठा हुआ है और वो मुझसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन को पढ़ो। ज्योमेट्री का डायग्राम, है ना, क्वेश्चन ज्योमेट्री का है तो डायग्राम बनेगा ही बनेगा। डायग्राम बनाओ बड़े अच्छे से। डायग्राम बनाने के बाद में उस डायग्राम में देखो कौन सा वीकर पोर्शन है, क्या आपको पता करना है। जो आपको पता करना है वो किन किन चीज़ों से रिलेटेड है ना, उन उन चीज़ों तक पहुंचने की कोशिश की जाए अगर, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। बाकी है ना, जितना आप जानते हो जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई क्वेश्चन ऐसा आपके इस IUQM एग्जाम में नहीं आएगा जो आपके, है ना, समझ से बाहर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। बस आप उस एट द मोमेंट, उस एग्ज़ाम टाइम में, उस एग्ज़ाम प्रेशर वाले समय में, है ना, उस अप्रोच को सोच पाओ, ये सबसे खास बात रहेगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस, है ना, जो हम डिस्कस करने आए हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल, है ना, सबसे पहला सवाल, ठीक है साहब, करते हैं डिस्कस, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन IUQM 2021 में देखा गया था ये, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ना, क्वेश्चन कहना चाहता है इन ट्राइंगल ABC, है ना, कोई एक ट्राइंगल ABC है, P and R be the feet of the perpendiculars from A onto the external and internal bisectors of triangle ABC, है ना। एंगल ABC, कोई एक ट्राइंगल ABC है ना। ट्राइंगल क्या है, ABC, उसके एंगल ABC के, है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल ना, एक्सटर्नल और इंटरनल, पहले एक्सटर्नल लिखा है फिर इंटरनल लिखा है, एक्सटर्नल और इंटरनल बाइसेक्टर्स के ऊपर, है ना, हमने क्या किया है, ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और उन परपेंडिकुलर्स के फीट्स जो है ना वो P और R है। वो फीट्स क्या है, P और R है, ऐसा कुछ ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड let Q and S be the feet of the perpendiculars from A onto the internal and external bisectors of angle ACB, है ना। अब की बार क्या बोला, इंटरनल पहले बोला, एक्सटर्नल बाद में बोला, कि एंगल ACB के जो इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स आप ड्रॉ करोगे उनके ऊपर अगर मैं ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो उन परपेंडिकुलर के फीट्स कौन कौन होंगे, Q और S होंगे, ठीक है।
और आगे कहता है कि पी क्यू इक्वल्स टू 7 है, क्यू आर इक्वल टू 6 है, आर एस इक्वल टू 8 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, है ना। ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होगा, ठीक है साहब। ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होगा, इस पर क्या करनी है, हमें बात करनी है, ठीक है। करें शुरू, है ना, बिल्कुल करते हैं, है ना। पहले तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहती है ना, सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है डायग्राम बनाने की, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी है डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाने में भी कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बने, डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बने कि वो, है ना, अच्छे से, है ना, काफ़ी बड़ा साइज़ का डायग्राम हो जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ें, है ना, अगर मार्क भी करना चाहें और याद रखने के लिए उसमें उनको अगर अच्छे से प्लॉट भी करना चाहें तो डेफिनेटली वो हम कर पाए ना। छोटा सा डायग्राम बना लिया, उसमें आगे ज़्यादा क्रिएटिविटी करने का स्कोप बचता नहीं है, ठीक है। तो बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, ट्राइंगल एबीसी हमें गिवन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर लिया, ठीक है साहब। ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल एबीसी को थोड़ा सा कुछ ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और ठीक है, और कुछ इधर ले आते हैं, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी है हमारा ये, ठीक है। और ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करने के बाद में उसने बोला कि एक्सटर्नल और इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, है ना, एंगल एबीसी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर और इंटरनल बाइसेक्टर, है ना। तो एबीसी का ना एक्सटीरियर पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लेट से मैंने साइड बीसी को थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर लिया, है ना, ठीक है। पता नहीं क्यों एक्सटेंड किया, ये तो आप समझ ही पाओगे, है ना, बहुत आराम से आप ये सब बात समझ पाओगे कि एक्सटेंड क्यों किया है सर ने, है ना। तो अगर मैं एंगल ए बी सी का जो इंटीरियर एंगल है ना, उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करूं और एक्सटीरियर पार्ट का बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, ठीक है, दोनों मुझे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बाइसेक्टर ड्रॉ करना स्टार्ट किया। बाइसेक्टर्स को मैं येलो कलर दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक बाइसेक्टर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है साहब। ये कुछ एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। और सेकंड बाइसेक्टर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो कुछ ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। लगना भी तो चाहिए ना, बाइसेक्टर है ना, लगना भी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और अब ए पॉइंट से क्या करना है, ए पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उनके फीट्स जो होंगे ना वो पी और आर होंगे। ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, किसके ऊपर, इधर वाले बाइसेक्टर के ऊपर भी और इधर वाले बाइसेक्टर के ऊपर भी, ठीक है। तो एक्सटर्नल वाला पहले लिखा हुआ था, तो एक्सटर्नल वाले का जो फीट होगा ना उसको पी बोलेंगे और इंटरनल वाले के फीट को आर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करेंगे उसके लिए क्या सोचते हैं हम, हल्की सी बात जो हम सोचेंगे कि यहाँ से हमने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ना, ये नहीं करते हैं, लेट मी यूज़ द डैश लाइन, ठीक है, ठीक है। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना। ये मैंने परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है इधर, ठीक है साहब। और इसको नाम दिया है पी, क्लियर, ठीक है। और ए से ही दूसरे वाले एंगल बाइसेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, वो होगा आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, उसने कहाँ इंटरसेक्ट किया, आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, क्लियर, ठीक है। आई थिंक इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए हमें, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर थोड़ा सा अजीब है, तो उसको थोड़ा सा मैंने शेप में मैं लेके आया, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यहाँ से, ठीक है, तो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया है, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, ठीक है साहब। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया है और ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, कौन से पॉइंट पे, पी और आर पॉइंट पे। तो ये आर पॉइंट है साहब, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, आर पॉइंट है, ठीक है। अच्छा जी, और क्या करना है, सेम क्यू एंड एस बी द फीट्स ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू ऑन टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी का भी, है ना, आगे वाला पार्ट, है ना, एक्सटर्नल वाला पार्ट, है ना, बी सी को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है साहब। बीसी को आगे एक्सटेंड कर लिया मैंने, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए कि जो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर्स में ड्रॉ करूँगा, ठीक है, एंगल ए सी बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, और है ना, और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है साहब, चला गया। ए से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, ठीक है।
तो ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इंटरनल वाले पे और एक्सटर्नल वाले पे भी, ठीक है साहब, एक्सटर्नल वाले पे भी, है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है S, ऐसा उसने बोला, है ना, मैंने नहीं बोला, Q और S क्वेश्चन ने बोला है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि PQ 7 है, QR 6 है और RS 8 है, ठीक है। P से Q तक का डिस्टेंस 7 है, Q से R तक का 6 है और R से S तक का 8 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का एरिया पूछा था, ठीक है। क्या गजब सवाल है ना, मतलब PQ, QR और RS दे रखा है और पूछा क्या है ना, जो पूछा है और जो बताया है उसमें कोई जमीन आसमान का कुछ लेना देना लग नहीं रहा ना, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम डील करने वाले हैं, है ना, बड़ा अमेजिंग सवाल है ना। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि इन शॉर्ट, है ना, PQRS इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा ना, है ना, लाइन होगा, हाँ, सारे पॉइंट कोलिनियर होंगे, सारे पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आएंगे, है ना। ऐसा होगा सर, ऐसा होगा क्या, चेक करते हैं, है ना, आपको दिख जाएगा कि क्यों होगा, है ना। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ध्यान से समझें, ध्यान से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ पता क्या है, सबसे पहली चीज़ ये है बेटा कि अगर मैं आपको बोलूँ, है ना, बहुत ही बिल्कुल, है ना, छोटी छोटी बातों से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता था ना कि ये ABC का एंगल बाइसेक्टर है, ये येलो वाला लाइन, है ना, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करता है। तो ये वाला हिस्सा एंगल B/2 है ना, ठीक है, और ये वाला हिस्सा भी एंगल B/2 है, ठीक है साहब, ठीक है। लास्ट में मैं इरेज कर दूंगा सब कुछ इरेज कर दूंगा ना। ये एंगल B/2, ये भी एंगल B/2, ये बात पता है आपको अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूरा एंगल B था तो ये बाहर वाला एंगल पूरा कितना था, बाहर वाला एंगल था 180 माइनस एंगल B, है ना, 180 माइनस एंगल B, है ना। और उसके भी दो बराबर हिस्से हो गए, तो 180 माइनस एंगल B, है ना, 180 माइनस एंगल B के बराबर दो हिस्से करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो हर एक हिस्सा किसके इक्वल आएगा, 90 माइनस एंगल B/2 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये हिस्सा 90 माइनस एंगल B/2 है, ठीक है साहब। होप सो ये कहानी अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये वाला हिस्सा कितना है, 90 माइनस एंगल B/2, ठीक है। और आपको पता लगा कि ये एंगल B/2 और ये 90 माइनस एंगल B/2, है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल बन रहा होगा, ये क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कंप्लीटली। फिर से बता देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया उनको ये फिर से बता देता हूँ कि किसी भी सिचुएशन में अगर आपने किसी भी एक एंगल का, है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल ना, किसी भी ट्राइंगल में किसी एक एंगल का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, है ना, ठीक है, इंटरनल एंगल का भी और एक्सटर्नल एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो दोनों बाइसेक्टर्स के बीच में ना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि अगर आप कहते हो कि सर ये एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा बेटा, और ये y है ना, ये भी ये अगर y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस 2y कितना होना चाहिए, 180, है ना। 2x प्लस 2y अगर 180 है तो x प्लस वाई 90 ही आएगा, और x प्लस वाई 90 आएगा तो ये x और ये y, है ना, दोनों मिला के 90 बनाएंगे। मतलब दोनों जो आपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं वो, है ना, दोनों आपने जो एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं दोनों के बीच का एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, ये एंगल B/2 है, ठीक है साहब, ये भी एंगल B/2 है, ठीक है साहब, और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस B/2, ठीक है साहब, और ये एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस B/2। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये पूरा एंगल 90 का हो गया। और जैसे ये एंगल 90 का होगा ना, तुरंत मैंने एक बात बोल दी, क्या बोल दी मैंने बात, कि APBR, है ना, APBR, ठीक है, APBR, ठीक है साहब, इज अ रेक्टेंगल, इज रेक्टेंगल, ठीक है ना साहब। APBR क्या हो गया साहब, एक रेक्टेंगल हो गया, APBR एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना साहब, क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल में खास बात क्या होती है, कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके, है ना, चारों एंगल 90 डिग्री मेजरमेंट के हों, वो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगल बोल देते हैं। तो दो एंगल तो 90 के सर दिख रहे हैं सर, है ना, एक तो ये और एक ये, है ना, और एक एंगल बेटा ये 90 का हो गया, है ना, अभी अभी जस्ट हुआ है ना। तो 3 90 के हो गए तो चौथा भी कितने का होगा, 90 का ही होगा, है ना, चौथा भी कितने का होगा, 90 डिग्री का ही होगा, है ना। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया साहब। और जैसे ही रेक्टेंगल हुआ ना, तुरंत 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 ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं P और R को ज्वाइन कर दूं, P और R को क्या कर दूं, अगर मैं ज्वाइन कर दूं, है ना, P और R को अगर मैं ज्वाइन कर दूं
ठीक है। और इसको ज्वाइन करने के लिए हम येलो लाइन का यूज़ कर रहे हैं, है ना। वैसे तो मैंने सबको ही मिला दिया है इन शॉर्ट, है ना। सारे पॉइंट्स को ही मैं एक ही जगह बोलूँगा, है ना। लास्ट में सबको प्रूफ कर ही दूंगा कि एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे हैं सारे पॉइंट्स। बट इन शॉर्ट आप ये समझिए कि पी और आर को जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, है ना, पी और आर को जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, तो पी आर जो है वो इस ए पी बी आर का एक डायगोनल है। क्या है? एक डायगोनल है। और रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ए पी बी आर इज अ रेक्टेंगल, है ना। हेंस पी आर एंड ए बी, है ना, हेंस पी आर एंड ए बी बाइसेक्स ईच अदर, पी आर एंड ए बी बाइसेक्स ईच अदर, ठीक है साहब। दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे, है ना, ठीक है साहब, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे, ठीक है साहब। तो उस सिचुएशन में, है ना, जैसे ही मैंने लिखा कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात ये समझ में आती है कि जहां पर दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उस पॉइंट को मैंने एक बार के लिए एम बोला है ना, ये वाला पॉइंट है ना, जहां पे येलो और व्हाइट लाइन कट कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट एम है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो एम क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। एम क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। किसका? ए बी का भी और पी आर का भी, है ना। तो ये इंप्लाई करेगा कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, एंड पी आर, है ना, ए बी एंड पी आर, ए बी एंड पी आर, ठीक है साहब, दोनों का मिड पॉइंट हुआ। और इतना समझ में आने के बाद में कि एम मिड पॉइंट है ए बी का भी और पी आर का भी, इसके बाद अगली बात क्या करेंगे हम? अगली बात हम ये करेंगे कि नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाएंगे ना, नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाएंगे डायग्राम पे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाले डायग्राम में क्या पता है हमें कि ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हाँ। तो मैंने ए क्यू सी एस पे बात की है ना, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू सी एस पे बात कर रहा हूँ मैं। अब किस पे बात कर रहा हूँ? क्वाड्रिलेटरल ए क्यू सी एस पे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ये ग्रीन वाली लाइन जो आपको इधर जाती हुई दिख रही है ना, इसने क्या किया है? एंगल सी को बाइसेक्ट किया है। ये एंगल सी बाई टू है, ठीक है, और इधर वाला भी एंगल सी बाई टू है, ठीक है साहब। लेट मी चेंज कलर। दिस इज एंगल सी बाई टू, है ना, दिस इज ऑल्सो एंगल सी बाई टू, ठीक है साहब, ठीक है। और एंगल सी के बाहर की तरफ जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो 180 माइनस एंगल सी है। क्या है? 180 माइनस एंगल सी है। और ग्रीन लाइन ने उसको बाइसेक्ट किया है, तो 180 माइनस सी का हाफ करोगे तो ये आएगा 90 माइनस एंगल सी बाई टू, ठीक है साहब। और ये वाला हिस्सा भी 90 माइनस एंगल सी बाई टू, ठीक है साहब, ओके। और अब आप क्या करो? सी बाई टू में 90 माइनस सी बाई टू ऐड करो तो पता चलेगा कि ये एंगल कितने का आ जाएगा? 90 डिग्री का, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं ना, बेसिकली उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये एंगल 90 का हो गया, ये एंगल 90 का हो गया, ये एंगल 90 का हो गया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल अगर 90 90 90 है तो चौथा भी 90 ही होगा, क्योंकि एंगल सम 360 ही होता है। तीन अगर 90 90 90 माइनस कर दोगे तो चौथे के लिए 90 ही बचेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा कि ए क्यू सी एस, है ना, ऑल्सो यहाँ पे एक बात और आएगी सामने कि ए क्यू सी एस, है ना, ए क्यू सी एस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, है ना, इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, ठीक है साहब। और जैसे ही ये रेक्टेंगल हुआ तो रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है साहब। अच्छा जी, है ना, रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट्स वाई व्हाट आई कैन से, है ना, फर्दर, है ना, इसी एडिशन में आगे मैं क्या बोल सकता हूँ? आगे मैं क्या बोल सकता हूँ? ध्यान से समझना, ठीक है। आगे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ए सी और क्यू एस है दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, तो ये इंप्लाई करेगा कि ए सी एंड क्यू एस, है ना, ए सी एंड क्यू एस, ए सी एंड क्यू एस बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है साहब, ठीक है। दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि ए सी और क्यू एस दोनों एन पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। एन पॉइंट पे क्या कर रहे थे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो एन इज मिड पॉइंट, एन क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा साहब। किस किस का? एन मिड पॉइंट हो जाएगा ऑफ ए सी का भी मिड पॉइंट हो जाएगा, और क्यू एस का भी मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यू एस का भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है साहब। यहाँ तक की कहानी अच्छे से पकड़ में आ गई होगी, है ना, ठीक है। यहाँ तक की कहानी अच्छे से पकड़ में आ गई होगी। उसके बाद की बात करते हैं अब, है ना, उसके बाद की बातें करते हैं, ठीक है। उसके बाद की बातों में, है ना, सबसे पहली बात, है ना, सबसे पहली बात, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है बेटा? ध्यान से समझो
क्योंकि 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 है ना, ये एंगल आपको जो दिख रहा है वो 90 माइनस हाफ ऑफ बी है ना, और ये एंगल 90 है। तो आपको क्या लगता है ये जो एंगल है, अगर मैं ट्राइंगल ए पी बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इस ट्राइंगल में मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक एंगल 90 है, एक एंगल 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी है, तो थर्ड वाला एंगल कितने का होगा? तो थर्ड वाला एंगल ऑटोमेटिकली आपको कितने का दिख जाएगा कि सर ये एंगल बी बाई टू है। कितना है? एंगल बी बाई टू है। कितना है? एंगल बी बाई टू है। ठीक है साहब। अच्छा जी, तो एंगल बी बाई टू हो गया। ठीक है, समझ में आता है सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, अब इसका क्या यूज़ करें सर, इसका क्या यूज़ करें, है ना? तो ऐसे की ऐसे ही फर्दर आप ये भी बोल सकते हो कि ये एंगल कितना होगा? ये एंगल सी बाई टू होगा, है ना? ठीक है, ये भी आपको समझ में आता ही होगा ना, ये एंगल कितना होगा? सी बाई टू होगा। क्लियर? अच्छा, अगर मैं फर्दर आपको बोलूं कि ट्राइंगल की टू साइड्स के, है ना, ट्राइंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, है ना, ट्राइंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड, है ना। तो एम एन, है ना, एम मिड पॉइंट है ए बी का, एन मिड पॉइंट है ए सी का, तो एम एन को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, है ना, हमेशा एम एन को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हमेशा, है ना, एम एन को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हमेशा किसके पैरेलल होगा? बीसी के पैरेलल होगा। ठीक है साहब, सिंस, है ना, सिंस, है ना, हम ये बोल सकते हैं कि एम एन इज पैरेलल टू बी सी, है ना। ठीक है साहब, एम एन किसके पैरेलल है साहब? एम एन पैरेलल है किसके? बी सी के पैरेलल है। ठीक है, और आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए ना, ध्यान से सुनिए, हल्का सा दिमाग और लगाएंगे तो हम इस अप्रोच तक भी पहुंचेंगे कि अगर हमने पी आर को, है ना, क्योंकि पी आर जो है वो एम पॉइंट से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है? एम पॉइंट से पास हो रहा है ना, और क्यू एस एन पॉइंट से पास हो रहा है ना। हमने अगर एम पी आर को और क्यू एस को पैरेलल प्रूफ कर दिया किसके? बीसी के। किसके पैरेलल अगर प्रूफ कर दिया? बीसी के पैरेलल अगर प्रूफ कर दिया, तो हम ये बोल देंगे कि ये सारे पॉइंट्स जो है ना, सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पैरेलल कैसे प्रूफ करना है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो दिमाग कैसे लगाएंगे, आप ध्यान से समझिए आप। ठीक है, वो दिमाग हम कैसे लगाने वाले हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि जो हमारा ट्राइंगल बन रहा था ये वाला, है ना, अगर हम एंगल वन एंगल थोड़ा एंगल खेलेंगे तो आराम से ये पैरेलल प्रूफ होगा। ठीक है, ये एंगल बी बाई टू आया मेरा, है ना, ये 90 है और ये 90 माइनस हाफ ऑफ बी है। ठीक है, और अगर मुझे ये दोनों लाइंस पैरेलल करनी है ना, तो मुझे पता है क्या करना होगा, मुझे कोई भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या दिखाने पड़ेंगे? इक्वल दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है ना साहब। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ पता है मैंने क्या सोची, कि मुझे ये तो पता ही है कि एम एन पैरेलल है ना, एम एन क्या है? पैरेलल है, लेकिन हम ये श्योर नहीं है कि पी एम आर जो है ना वो आगे जाके एन से ही पास होगी। इसके लिए अभी हम श्योर नहीं है, है ना। अगर हम श्योर होते तो हम बोल देते कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है साहब, क्योंकि एम एन पैरेलल ना, एम एन क्या है? पैरेलल है ना। तो हम क्या करें, इसके आगे की फर्दर बात, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ठीक है, देखो, क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो सकते हैं? मतलब अगर ये एंगल की वैल्यू एंगल बी आ जाए, है ना, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। ये एंगल की वैल्यू एंगल बी आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है साहब। अच्छा जी, है ना। तो इसके लिए बताइए आप क्या करिए, छोटा सा दिमाग लगाइए ना, छोटा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, आप एक बात सोचिए कि क्या ए पी बी आर, है ना, ए पी बी आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है? क्या ए पी बी आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है, तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। ठीक है साहब। अच्छा जी, और क्योंकि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ए पी बी आर एक रेक्टेंगल है ना, तो अगर कोई भी एक रेक्टेंगल, है ना, कहाँ लाई कर रहा है? सर्कमस्क्राइब, अगर एक रेक्टेंगल है उसके चारों वर्टिसेस अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, तो उसके जो दोनों डायगोनल होते हैं ना वो डायमीटर की तरह ट्रीट करते हैं, है ना, और डायगोनल्स का इंटरसेक्शन सेंटर हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, ताकि जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो आपको दिखा पाऊँ, है ना, तो वो कुछ कैसा होगा उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा सा मैंने ड्रॉ किया है सर्कल, है ना, ठीक है, और उधर से थोड़ा सा इसको
ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं ताकि मतलब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ये एज्यूम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर ही हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं, है ना, चारों वर्टिसेस इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम 180 था, है ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। रेक्टेंगल था तो डायगोनल्स डायमीटर की तरह ट्रीट करेंगे, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ही उस सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, तो ये सेंटर है। और कोई भी आर्क जितना एंगल, है ना, रिमेनिंग पार्ट पे सबटेंड करता है उसका जस्ट डबल सेंटर पे सबटेंड करता है ना। तो ये b/2 है तो ये एंगल b हो जाएगा, और क्योंकि ये एंगल b है और ये एंगल भी b है ना, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है साहब, तो हमने ये भी बोल दिया कि mn पैरेलल bc है। ठीक है, ऑल्सो हम ये बोल सकते हैं कि pr, है ना, pr इज ऑल्सो पैरेलल टू bc, है ना। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि, ठीक है, थोड़ा और दिमाग लगाएं क्योंकि उधर जो रेक्टेंगल बन रहा है उसके भी चारों वर्टिसेस, है ना, सर्कल पे ही लाई करेंगे। तो ये एंगल c/2 है तो ये एंगल c हो जाएगा, ये एंगल c हो जाएगा, एंगल c और एंगल c सेम है, मतलब ये लाइन भी किसके पैरेलल हो जाएगी, ये लाइन भी पैरेलल हो जाएगी किसके, bc के, है ना। तो क्या बोल सकते हैं हम, सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि QSB, है ना, QSB पैरेलल होगा किसके साथ, bc के। और जैसे ही आपने ये बात बोली ना, तो आप तुरंत ये लिख सकते हो कि PM, ठीक है जी, PM, M के बाद में Q के बाद में R के बाद में N के बाद में S, है ना। ऑल आर कोलिनियर, ठीक है, सारे के सारे कोलिनियर है। और जैसे आपने ये बोले ना कि सारे के सारे कोलिनियर हैं साहब, है ना, सारे के सारे क्या हैं, कोलिनियर हैं साहब। ठीक है, तो जैसे ही सारे पॉइंट्स कोलिनियर हुए, इसके जस्ट बाद दिमाग में एक और बात आती है ना, कि अगर ये सारे पॉइंट्स सर कोलिनियर हैं, है ना, तो सिंपल सी बात पता है क्या है, क्योंकि देखो BC के ही पैरेलल, है ना, M से पास होने वाली और N से पास होने वाली दो अलग अलग लाइन नहीं हो सकती। M और MN पैरेलल है BC के, तो M से पास होने वाली और N से पास होने वाली, है ना, BC के पैरेलल, है ना, तीन अलग अलग लाइन नहीं हो सकती कि MN पैरेलल BC, PMR पैरेलल BC और QNS, है ना, ये भी पैरेलल BC, और तीनों अलग अलग हो जाए, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तीनों सिचुएशन तभी एक साथ अकर कर सकती है जब ये सारे पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर हो। ठीक है, अब सारे पॉइंट्स कोलिनियर करने के बाद अब अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान से समझिए। अगला स्टेप ये होगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे की लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। रेक्टेंगल के डायगोनल्स लेंथ में एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि जितना लेंथ PR होगा ना सर, उतना ही लेंथ, है ना, P से R तक का जितना लेंथ होगा ना, उतना ही लेंथ AB का होगा, है ना। ये इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो आप समझो कि P से Q तक कितना था, 7 था, P से Q तक कितना था, 7, है ना, P से Q तक 7 था। ठीक है, और Q से R तक कितना था, 6, है ना, Q से R तक 6 था, है ना। तो P से R तक कितना हो जाएगा, 7 + 6 13, तो AB हो जाएगा 13। ठीक है साहब, तो ट्राइंगल की पहली साइड आ गई है ना। दूसरी बात, है ना, कि जितना QS होगा, QS जितना होगा, ठीक है, QS क्या है, QS जो है वो इस रेक्टेंगल का क्या है, एक डायगोनल है, इस रेक्टेंगल का क्या है, एक डायगोनल, और वो डायगोनल का लेंथ दूसरे वाले डायगोनल की लेंथ के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यानी AC के इक्वल होगा। ठीक है, तो QS कैसे निकालोगे, QR और RS को ऐड कर देंगे। ठीक है साहब, QR और RS को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है साहब, QR है 6, RS है 8, है ना, तो QS कितना हो जाएगा, साहब, QS हो जाएगा AC के इक्वल, और QS है हमारा 8 + 6 14, तो AC हो जाएगा 14। ठीक है साहब, यहाँ तक कहानी अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या सर, आगे क्या, थर्ड साइड कैसे निकालें, तो थर्ड साइड के लिए क्या सोचो कि अगर आप किसी तरीके से ये पता कर लो कि MQ कितना है ना, है ना, तो उस MQ को आप NQ में ऐड करके MN निकाल सकते हो, है ना। तो सबसे पहले पता है क्या सोचा कि P से R तक का जो डिस्टेंस है ना, उसका जस्ट हाफ PM होगा, है ना, उसका जस्ट हाफ क्या होगा, PM, है ना। तो PM कितना होगा, PM होगा 6.5, है ना, क्योंकि PR 13 है ना, तो PM कितना होगा 6.5। ठीक है, तो PM 6.5 है और PQ कितना था 7, है ना, तो ये MQ कितना है, तो ये इंप्लाई करेगा कि MQ कितना है, MQ है 0.5, है ना, MQ 0.5 है ना।
और QS कितना है, QS आया था मेरे पास में 14, QS कितना आया था 14, ठीक है साहब। तो QN कितना होगा, QN होगा उसका हाफ, यानी 14 का हाफ कितना हो जाएगा 7, है ना। तो ये इंप्लाई करेगा कि M से N तक का जो डिस्टेंस है वो MQ प्लस NQ के इक्वल होगा, है ना। तो MQ 0.5, NQ 7, तो हो जाएगा 7.5, ठीक है। और मैंने बोला था M और N मिड पॉइंट है ABC ट्राइंगल की साइड्स AB और AC के, है ना। तो ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ दैट, है ना। तो हम बोलेंगे कि MN जो होगा वो हाफ ऑफ BC के इक्वल होगा। तो MN मेरे पास 7.5 आया, तो MN जो है वो हाफ ऑफ BC के इक्वल है ना। MN इक्वल टू हाफ ऑफ BC है, ठीक है साहब। तो MN 7.5 है, इधर हाफ ऑफ BC है, तो BC का लेंथ कितना आ जाएगा साहब, BC का लेंथ आ जाएगा हमारा 15, ठीक है ना साहब। यहाँ तक की कहानी तीनों साइड्स हमने कैलकुलेट कर ली, 13, 14 और 15, है ना। और जिन बच्चों को पता है ना, जिन बच्चों ने कभी ना कभी पिछले 10 सालों में मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में कहीं पे भी पढ़ा है, तो उनको पता है कि ऋषि सर का फेवरेट ट्राइंगल है ना, फेवरेट ट्राइंगल वो होता है जिसकी साइड्स होती हैं 13, 14, 15, है ना। 13, 14 और 15, है ना। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ 13, 14, 15 होती है ना। उसकी खास बात क्या है, ये फेवरेट ट्राइंगल क्यों है सर का, है ना, क्योंकि इसका आप सेमी पेरीमीटर निकालो या पेरीमीटर निकालो, आप 13 + 14 + 15 करो, कितना आया 42, है ना। 42 आया, है ना। पेरीमीटर 42 आया, है ना। और इसका एरिया निकालोगे, एरिया कितना आएगा, इसका जस्ट डबल 84 आएगा। एरिया कितना आएगा 84 स्क्वायर यूनिट्स आएगा ना। मतलब साइड्स जो है ना वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं ना, पेरीमीटर भी इंटीजर है और एरिया भी इंटीजर है ना। ऐसा बहुत रेयर होता है ना, ऐसा बहुत 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 रेयर होता है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आपने उठाए, है ना, तो एरिया भी इंटीजर ही आ जाए ना, बहुत बहुत रेयर चांस है ना। तो ये फेवरेट ट्राइंगल की कैटेगरी में है। AB आपका 13 है, AC 14 है और BC 15 है। तो एरिया ट्राइंगल ABC अगर आप कैलकुलेट करोगे हेरोन्स फार्मूला से तो कितना आ जाएगा आपका 84 आ जाएगा। आप यूज़ करें हेरोन्स फार्मूला तो एरिया कितना आ जाएगा 84 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, या स्क्वायर यूनिट्स। ये IUQM 2021 में देखा गया था क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा ही शानदार सवाल था, आई नो बहुत टाइम लिया, लेकिन इस क्वेश्चन का ना पोस्टमार्टम कर दिया। मतलब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसका आपके पास में जवाब ना हो कि ये कैसे हुआ सर, क्यों, मतलब ये आपने ऐसा बोला तो क्यों बोला, है ना। ये बात आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। देखते हैं इसका प्रिंटेड सोल्यूशन क्या कहता है ना। प्रिंटेड सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा बातें, है ना, नहीं की गई, है ना, डायरेक्टली, है ना। एरिया 84 आ गया, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री RMO 2013, है ना। 2013 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन पे बात करेंगे बिल्कुल, है ना, बिल्कुल छोटी छोटी बातों से शुरू करते हुए, ठीक है ना साहब। सबसे पहली चीज़ क्या कहता है क्वेश्चन कि लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है साहब। एंड लेट P एंड S बी पॉइंट्स ऑन AB एंड AC, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। P और S जो है ना, P और S जो है वो पॉइंट्स हैं AB और AC साइड्स के ऊपर रेस्पेक्टिवली, है ना। एंड Q एंड R बी द पॉइंट्स ऑन BC सच दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है ना, ठीक है। PQRS एक रेक्टेंगल बनाना है ट्राइंगल ABC की साइड्स के ऊपर, PQRS, है ना, रेस्पेक्टिवली कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, P तो AB पे है, S AC पे है और Q और R BC पे है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि PQ इक्वल्स टू √3 टाइम्स PS and area of PQRS is 28 √3 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ PC, है ना। PC का लेंथ कितना होगा ये बताना है, ठीक है। PC का लेंथ कितना होगा ये बताना है, ठीक है साहब। चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी एक रैंडम ट्राइंगल, है ना, ठीक है। एक रैंडम ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और इस ट्राइंगल में क्या गिवन है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ठीक है साहब। और उसने क्या बोला है कि P पॉइंट जो है वो AB पे है, S पॉइंट जो है वो AC पे है और Q और R BC पे है और PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है और PQ जो है ना वो PS का √3 टाइम्स है। तो P और S के बीच में गैप जो है ना वो थोड़ा कम है और P और Q के बीच में गैप ज़्यादा है ना, तो थोड़ा P पॉइंट को यहाँ लेंगे, है ना, Q पॉइंट S पॉइंट को यहाँ पे लेंगे, ठीक है साहब, और Q पॉइंट को यहाँ लेंगे कुछ, है ना। एक रेक्टेंगल ही उठा लेते हैं ना, मतलब इतनी मेहनत क्यों ही, है ना, आपको पता ही है, ठीक है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, है ना, थोड़ा इधर, थोड़ा नीचे, ठीक है। और ये हमारे पॉइंट्स हो गए Q और
आर, ठीक है साहब, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, यहाँ तक की कहानी अच्छे से पकड़ में आती है ना। तो उसने बोला कि पी एस का √3 टाइम्स पी क्यू है ना, तो पी एस को एक्स ले लो, है ना, तो पी क्यू कितना हो जाएगा √3x, है ना, ठीक है साहब। अच्छा जी, और क्या बोला, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। एंड एरिया पी क्यू आर एस इज 28√3। अच्छा जी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी सी, पी से सी तक की लेंथ बतानी है, बिल्कुल बताएंगे जी, है ना, पी से सी तक की लेंथ बतानी है, इस पे बात कर लें, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, है ना, सबसे पहला काम, डायग्राम देख के मुझे बाकी सारी चीज़ें समझ में आ गई और ये भी पता लग गया कि क्वेश्चन बहुत हल्का था, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हल्का है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़, अगर मुझे एरिया पी क्यू आर एस निकालना है ना, एरिया पी क्यू आर एस निकालना है ना, जो कि 28√3 है ना, तो मैं सिंपल सा काम करूँगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ कितनी है, लेंथ x है, ब्रेड्थ कितनी है √3x, ठीक है। तो क्या करेंगे, x को जब भी √3x से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो दैट इज इक्वल टू 28√3, है ना। तो √3 से √3 उड़ा दिया मैंने, और x² की वैल्यू मेरे को याद रह गई कितनी है, 28 है, ठीक है साहब। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके आगे क्या करें, इसके आगे क्या करें, इसके आगे क्या करें, P से C तक का लेंथ चाहिए, P से C तक का लेंथ चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के है ना, 60, ठीक है साहब, ओके। और यहाँ पे अगर 60 एंगल्स हैं तो मतलब समझ लो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है साहब। ये √3x है तो ये भी √3x होगा, है ना, ठीक है साहब। अच्छा जी, तो ट्राइंगल SRC में, ना SRC है ना, ठीक है, तो ट्राइंगल SRC में, है ना, ठीक है, मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसमें मैं tan थीटा यूज़ कर लेता हूँ, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू हो जाएगा SR अपॉन में RC, है ना, तो SR है x√3 अपॉन में RC रह जाएगा, ठीक है साहब। तो tan 60 कितना होता है, खुद ही √3 होता है ना, तो √3 दैट इज इक्वल टू x√3, है ना, अपॉन में RC। तो आप भी जानते हो √3 से √3 जैसे उड़ाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि RC कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा, है ना, कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ही हद से ज़्यादा दिमाग वाले हैं ना, हद से ज़्यादा दिमाग वाले बच्चे, है ना, उनको पता है कि अगर A पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो ये डायग्राम जो होगा ना इस लाइन के अबाउट, है ना, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जो लाइन ऑफ सिमेट्री रेड कलर से मैं ड्रॉ किया करता हूँ अक्सर, है ना, तो ये लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो इस लाइन के अबाउट जैसा डायग्राम राइट में है वैसा ही डायग्राम लेफ्ट में है ना, बिल्कुल सिमेट्रिकल डायग्राम है ना, सिमेट्रिकल डायग्राम है मतलब जैसा राइट में हो रहा होगा वैसे ही लेफ्ट में हो रहा होगा। तो कुछ बच्चों को ये बात क्लिक कर गई कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी x हो जाएगा, ठीक है। और अगर पी एस x है तो क्यू आर भी कितना होगा, x होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स की लेंथ कैसी होती है ना, इक्वल होती है ना। तो अब मुझे क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाना है। कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में, कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है अभी, PQC ट्राइंगल में ना, ग्रीन कलर का जो ट्राइंगल मैंने बनाया है ना, इस ट्राइंगल में, ठीक है साहब, ठीक है साहब। अच्छा जी, तो PQC ट्राइंगल में, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो इन ट्राइंगल PQC पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो आया PC² दैट इज इक्वल टू हो जाएगा PQ² प्लस में QC², ठीक है साहब। तो PC² एज इट इज, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं बात करने लायक, है ना। PQ कितना है √3x, तो √3x का स्क्वायर कर देंगे, है ना। और QC कितना है, Q से C तक वो x प्लस x 2x है, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है साहब। अब क्या होगा, √3x का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 3x का स्क्वायर x² प्लस में 2x का होल स्क्वायर करेंगे 4x², टोटल आया 7x², ठीक है। ये PC² है ना, तो PC² कितना आ गया, 7x² हो गया, है ना। PC² जैसे ही 7x² आया उसके बाद में आप क्या करोगे, x² की वैल्यू ना याद करोगे ना, किसी जन्म में आपने x² की वैल्यू निकाली थी कितनी, 28, इसी जन्म में ना, तो 7 × 28 कर दोगे, है ना। तो 28 × 7 करोगे तो 2 7 14, 7 8 56, 196। तो PC कितना आ जाएगा साहब, PC आपका आ जाएगा 14, है ना। और जैसे PC 14 आया समझ लो आंसर आ गया, है ना, ठीक है साहब। तो बड़ा ही आसान सवाल था, है ना, 2013 में देखने को मिला था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका प्रिंटेड सोल्यूशन क्या कहता है। तो प्रिंटेड सोल्यूशन वही सेम बातें, है ना,
वही सेम बातें चला ही जा रहा है सॉल्यूशन, बताओ। ठीक है 14 यूनिट्स है ना, कितना आया 14 यूनिट्स आया। ठीक है बड़ा ही आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ है ना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना, प्री आरएमओ 2015 है ना, प्री आरएमओ 2015 का सवाल है। क्या कहता है, क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं ना। क्वेश्चन क्या कहता है ना, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फिगर बिलो शोज अ ब्रोकन पीस ऑफ अ सर्कुलर प्लेट मेड ऑफ ग्लास, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए बी। अच्छा जी, ए बी 24 है, सी डी 6 है, और बताना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ प्लेट इन सेंटीमीटर्स। ठीक है ठीक है करते हैं बात इस पे। ठीक है तब तक आप ट्राई कर सकते हो, पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है बात कर लेते हैं इस पे, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये समझना कि ये सेमी सर्कल है या नहीं है ना, ये सबसे बड़ा टारगेट है ना। ठीक है कुछ लोग सेमी सर्कल समझ के सोच के आगे बढ़ सकते हैं है ना, लेकिन 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 वो चीज़ गलत है ना, वो चीज़ गलत है। अब गलत कैसे है और क्यों है ना, उस पर भी बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, फिगर बिलो शोज अ ब्रोकन पीस ऑफ अ सर्कुलर प्लेट है ना। तो पहले मान लो ब्रोकन था ही नहीं है ना। ठीक है हमारी तो प्लेट पूरी कंप्लीट है ना, कंप्लीट प्लेट है हमारे पास, ये कंप्लीट प्लेट है ना। ठीक है ये कंप्लीट प्लेट है मेरे पास। ठीक है अब मुझे क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन से इसको कट करना है, कहीं से भी है ना, कहीं से भी कट करना है ना। तो कट करने के मेरे पास में 3 तरीके हैं ना। कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं ना। मतलब कट करने के बाद में जो हिस्सा बचेगा वो हिस्सा 3 तरीके से बच सकता है। एक तो ऐसे है ना, ठीक है, एक तो ऐसे, और एक बिल्कुल मिडिल से है ना, एक बिल्कुल मिडिल से, ठीक है, और एक थोड़ा सा नीचे से। ठीक है एक बात समझ लो आप आराम से, 3 लाइन भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है एक ही लाइन से समझ सकते हैं हम। ठीक है कि अगर मैं इस सर्कुलर प्लेट को ऐसे कुछ कट कर दूं एक लाइन से है ना, और लाइन से कट करने के बाद में मैं आपको बोलूं कि आपके पास में 3 तरीके हैं ना। या तो आप बिल्कुल इसको इक्वल हाफ्स में कट करते, कैसे कट करते, बिल्कुल इक्वल हाफ्स में है ना। तो ऊपर वाला आधा अलग और नीचे वाला आधा अलग है ना, बिल्कुल सेम टू सेम है ना। दूसरा तरीका ये हो गया कि आपने इसको कट किया मिडिल से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर से या थोड़ा सा नीचे से है ना। तो उस सिचुएशन में जो 2 पार्ट बनेंगे वो दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे मेजरमेंट्स में है ना, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा ना। तो आपने छोटा वाला सिलेक्ट किया है कि बड़ा वाला सिलेक्ट किया है, ये भी थोड़ा सा जज करना पड़ेगा आपको। ठीक है तो हमने क्या किया, हमने जो भी पार्ट्स किए है ना, जो भी डायग्राम था मेरे पास में, उस डायग्राम की मेजरमेंट्स को मैंने इसमें शो करना स्टार्ट किया, ताकि चीज़ें हमें थोड़ी सी समझ में आनी स्टार्ट हो। ठीक है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है साहब, उसने बोला ए से बी तक के बीच में डिस्टेंस जो है ना वो 24 है ना। कितनी डिस्टेंस है, 24 है ना। ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 24 है ना। आर्क ए बी का है ना, आर्क ए बी का है ना, देखो सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी है ना, सी जो है ना वो ए बी का मिड पॉइंट है ना, ए बी का मिड पॉइंट है सी है ना, यहाँ पे कुछ पॉइंट सी है ना। ठीक है लेट्स से ये सी पॉइंट है। ठीक है और आर्क ए बी का है ना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए बी है ना, आर्क ए बी का मिड पॉइंट है डी है ना। तो डी पॉइंट यहाँ पे कुछ है ना। ठीक है ना साहब, ठीक है ठीक है। अब आप ये समझिए कि डी से सी के बीच बिटवीन जो डिस्टेंस होगी ना, वही हमें बता देगी, वही डिस्टेंस हमें बता देगी कि है ना ये छोटा वाला हिस्सा है कि बड़ा वाला हिस्सा है ना। ठीक है आपको पता है ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 24 है ना, तो उसका हाफ कितना होगा, 12 होगा। ठीक है आपको पता है कि जहां भी इसका सेंटर होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है अभी ऊपर वाला हिस्सा है कि नीचे वाला हिस्सा है, ये जज करना इतना आसान है कि अगर ए बी एक कॉर्ड है ना, और कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 24 है ना, कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 24 है ना। तो ये कॉर्ड अगर डायामीटर होती है ना, ये कॉर्ड अगर क्या होती, डायामीटर होती, मान लेता हूं मैं तो एक बार के लिए कि ये डायामीटर थी है ना, क्या थी, डायामीटर थी। ठीक है
तो उस सिचुएशन में रेडियस को 12 होना चाहिए, है ना। रेडियस को कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, है ना। रेडियस 12 होने का मतलब है कि अगर ये डायमीटर होता तो इस डायमीटर का मिड पॉइंट जो होता वो सेंटर होता, है ना। डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता, सेंटर होता, और सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। तो ये सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये रेडियस के इक्विवेलेंट होना चाहिए था, यानी 12 तो होना ही चाहिए था। लेकिन ये 12 नहीं है, कितना है, 6 है ना, बहुत ही छोटा डिस्टेंस 6 है ना। 6 है, इसका मतलब कि ना तो सी सेंटर है और ना सी डी रेडियस है ना, ना सी डी रेडियस के इक्विवेलेंट है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे रखी है ना सी डी, ये यही बताने के लिए दे रखी है कि ये इसका, है ना, छोटा वाला हिस्सा है जो आपको इधर इमेज में दे रखा है। इसको सेमी सर्कल ना माने, सेमी सर्कल की तरह ट्रीट ना करें, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जब इतनी बातें हो ही गई हैं तो, है ना, थोड़ी अगली बातें भी हो ही जाएं, है ना, ठीक है ना साहब, थोड़ी अगली बातें भी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अगली बातों की श्रेणी में, ठीक है, अगली बातों की श्रेणी में, है ना, देखो फिर मैंने क्या किया इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद क्या सोचा कि अगर मान लो ये रेडियस नहीं है ना, तो ये कॉर्ड जो है वो कॉर्ड ही है, डायमीटर नहीं है ना। और डायमीटर नहीं है मतलब रेडियस कुछ और है ना, और रेडियस कुछ और है तो मैंने मान लिया कि ओ सेंटर है ना। ओ ए को ज्वाइन किया और रेडियस को आर बोल दिया, रेडियस को क्या बोल दिया, आर बोल दिया ना। और हमें रेडियस ऑफ द प्लेट ही निकालनी थी, है ना, रेडियस ऑफ द प्लेट ही निकालनी थी, है ना, ठीक है। तो ये भी मत सोचना कि सर रेडियस ऑफ द प्लेट निकालनी थी, तो ये सोचने की जरूरत ही क्या थी कि ए बी डायमीटर हो सकता है। बेटा हो सकता है, कोई एक सिचुएशन में अगर आपको एग्जाम में बेवकूफ़ बनाने वाला है तो बेवकूफ़ बना सकता है आपको बड़े आराम से, है ना, बड़े आराम से बेवकूफ़ बना सकता है। तो हर एक एस्पेक्ट को सोच के चलना होगा, ठीक है। तो मुझे ये पता लग गया कि ओ को ए से मैंने ज्वाइन करके इसको आर मान के, सी डी को 6 सेंटीमीटर लिख करके, ठीक है, और ए सी को 12 सेंटीमीटर लिख करके, ठीक है, और ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है उसको आर माइनस 6 लिख करके, है ना। कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिख जाएंगे मुझे, एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे ये दिख गया, है ना, जिसमें ये 12 है, ये आर माइनस 6 है और ये 6 है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, है ना, और बड़े आराम से शायद आर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल ए सी ओ, ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या बोल देंगे हम कि आर स्क्वायर जो होगा वो आर माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस में 12 के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्या होगा, आर स्क्वायर एज इट इज आर माइनस 6 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 12 आर प्लस 36 प्लस में 12 का स्क्वायर 144, ठीक है साहब। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चलता बना, माइनस 12 आर इधर आके प्लस 12 आर, 36 144 मिला के 180 के आसपास, है ना। आर इक्वल टू हो जाएगा 180 के डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, तो 15 आ गया आई थिंक, है ना, ठीक है। तो आर का वैल्यू आया 15। तो जो सर्कुलर प्लेट थी, है ना, उसकी रेडियस कितनी थी, 15 के आसपास थी, ठीक है साहब। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। होप सो ये समझ में आया होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका प्रिंटेड सोल्यूशन वो भी वही आंसर देता है 15, ठीक है साहब, है ना, 15 ही आया ना अपना, ठीक है 15, ठीक है 15 हमारा करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर ली जाए। क्वेश्चन कहता है हमें इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट वर्टेक्स बी, है ना, ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल्ड है एट वर्टेक्स बी, अ पॉइंट ओ इज चूजन ऑन द साइड बीसी सच दैट सर्कल आर, है ना, सेंटर्ड एट ओ, रेडियस ओ बी टचेस द साइड्स ए सी, ठीक है, ए बी 63 सेंटीमीटर, बी सी 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस आर बी ऑफ द फॉर्म एम बाई एन, है ना, उसकी जो रेडियस आर है वो एम बाई एन की फॉर्म में है। एम एन एन आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन। प्री आर एम ओ 2016 ना, प्री आर एम ओ 2016 का क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल वाला वर्टेक्स है बी, ओ पॉइंट हमने साइड बी सी पे चूज किया है, उसके बाद में आर रेडियस का कोई एक सर्कल ड्रॉ किया है, ओ को सेंटर लेकर के और ओ बी को रेडियस लेकर के, और वो ए सी साइड को टच करके जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो, है ना,
आपको पता ही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ऐसा कुछ, है ना, ठीक है, ऐसा कुछ राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है साहब। और राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद में क्या करेंगे हम, ये बी पॉइंट है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है साहब। कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट है जहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है साहब, ठीक है ना, राइट एंगल बी पॉइंट पे, ठीक है। और क्या कहता है क्वेश्चन कि ए और सी पॉइंट को कहीं भी आप डिनोट कर दीजिए, ए को इधर लिख लीजिए, सी को इधर लिख लीजिए, उसके बाद में ए बी 63 है ना, तो ए से बी के बीच में डिस्टेंस 63 सेंटीमीटर, है ना। डिनोट करते जाएंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी वो डिनोट करते जाएंगे, ठीक है। एंड बी सी कितना है, 16 है, बी सी कितना है, 16, है ना, बी से सी तक का डिस्टेंस 16 है, ठीक है साहब, ठीक है साहब। और क्या कहता है क्वेश्चन, एक सर्कल है, उसका सेंटर है ओ, ठीक है, रेडियस है ओ बी, है ना, और ओ पॉइंट जो है ना वो बी सी के ऊपर है, बी सी के ऊपर मान लो यहाँ पे ओ पॉइंट लिया, है ना, तो ओ बी रेडियस लेना है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है ना, क्या ड्रॉ कर देना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है ना, ठीक है साहब, सर्कल ड्रॉ कर देंगे कुछ ऐसा, ठीक है साहब। अच्छा जी, और वो AC को टच करके जाना चाहिए, AC को टच करके जाना चाहिए, ठीक है साहब। तो ड्रॉ करते हैं, चलो, है ना, एक सर्कल उठा लेते हैं डायरेक्ट, है ना, O को भी एज्यूम अभी नहीं करते हैं, है ना, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है साहब। तो एक सर्कल मैंने बना लिया, ठीक है साहब, ठीक है, और इस सर्कल को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बिल्कुल टच करके जाए, ठीक है साहब, और कुछ ऐसा, ठीक है, और कुछ ऐसा सा, ठीक है साहब, ठीक है ना, कुछ ऐसा सा, ठीक है साहब, ठीक है। और हमें ये पता है कि ये जो सर्कल है ना उसका सेंटर है ये ओ पॉइंट, और AC को टच करके जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं जिस पॉइंट पे टच करके जा रहा है, ABC तो है ही है, ये पॉइंट D है, ठीक है। और क्या पता है हमें, और ये हमें पता है कि B से C तक का डिस्टेंस कितना है, 16 है ना, B से C तक का डिस्टेंस 16 है ना, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का डिस्टेंस 16 है, क्लियर है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। उसके आगे क्या खास बात है, रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, ठीक है, तो O से B तक का जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल आर रेडियस का काम करेगा, ठीक है। O से D तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी स्मॉल आर रेडियस तक का काम करेगा, ठीक है साहब, ठीक है। और क्योंकि ये AC को ये सर्कल क्या करके जा रहा है, टच करके जा रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा इधर, है ना, क्या होगा इधर, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है साहब। अच्छा, और क्या खास बात हो सकती है, और सोचते हैं, और अगर सोचें तो ये 16 हो गया, ये 63 हो गया, तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं क्या हम, हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। हाइपोटेनियस अगर निकालने जाएंगे सोल्यूशन में, ठीक है, क्योंकि हमें रेडियस का वैल्यू चाहिए, है ना, और वो भी m/n की फॉर्म में आएगा, तो हमें m+n का वैल्यू निकालना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है साहब। तो क्या करते हैं, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, ठीक है साहब। अच्छा जी, है ना, तो AB कितना है 63 उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC कितना है 16 उसका स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर, है ना। 63 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 अगेन, है ना, और 9693, है ना। अच्छा जी, और 16 का स्क्वायर होता है 256, दोनों को ऐड किया तो 6 and 9 15 5 1, 6 and 6 12 2 1, 10 and 2 12 2 1 4 4 2 2 5, है ना, तो 4 2 2 5 आएगा, बेसिकली दोनों स्क्वायर्स का सम। और 4 2 2 5 किसका स्क्वायर होता है, अगर ध्यान से सोचोगे तो 65 का स्क्वायर नज़र आएगा, तो AC कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, AC 65 आ जाएगा, ठीक है साहब, AC कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करें, लिख दो AC 65 है ना। अच्छा, और क्या खास बात है, एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट हो गई, AB और AD, ठीक है, तो अगर ये 63 है तो ये भी कितना होगा 63 ही होगा, क्लियर है ना। ओके, ठीक है सर, ये पूरा 65 है, ये 63 है, तो ये कितना बचा, ये बचा 2, है ना, 2 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा जी सर, ठीक है, आप कह रहे हो 2 सेंटीमीटर, तो मान लिया 2 सेंटीमीटर। और ये पूरा डिस्टेंस कितना था 16 था,
उसमें से ये डिस्टेंस r हटा दिया तो ये कितना बचा, ये कितना बचा भाई, ये कितना बचा, ये बचा हमारे पास में 16 माइनस आर, ठीक है साहब, 16 माइनस आर। अच्छा, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ डी सी राइट एंगल ट्राइंगल में है ना, हम हल्का हल्का खेल सकते हैं। ओ डी सी राइट एंगल ट्राइंगल में हम हल्का हल्का क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ओ सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ डी स्क्वायर और प्लस में डी सी स्क्वायर, ठीक है साहब। अच्छा जी, तो ओ सी स्क्वायर, ओ सी की जगह पे क्या रखेंगे 16 माइनस आर, है ना, उसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ओ डी की जगह पे क्या रखेंगे, ओ डी की जगह पे रखेंगे आर, तो आर का स्क्वायर प्लस में डी सी, डी सी की जगह पे क्या रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है साहब। तो 16 माइनस आर का होल स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 16 का स्क्वायर 256, है ना, 16 का स्क्वायर कितना आएगा 256, ठीक है, 16 का स्क्वायर आएगा 256, माइनस में 32 आर और प्लस में आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर 4, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ा दिया, ठीक है साहब। 32 आर उधर फेंकेंगे तो माइनस का 32 आर उधर जाएगा तो प्लस का 32 आर, ठीक है साहब, दैट इज इक्वल टू, है ना, 256 में से 4 इधर आके लेस हो जाएगा तो 252 बचेगा, ठीक है। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 252 अपॉन में 32, है ना, कैंसिल कर दो, किससे कैंसिल करोगे 4 से, 4 8 ज़ा 32, है ना, और 4 6 ज़ा 24, बचेगा 1, 4 3 ज़ा 12, तो ये 63/8 आया ना। क्या 63 और 8 एक दूसरे के लिए रिलेटिवली प्राइम है, 63 और 8, है ना, उनमें देखो 63 2 से डिविजिबल नहीं है, 8 सिर्फ 2 से डिविजिबल है ना, 2 और 4 से, है ना, 22 के मल्टीपल से, है ना, तो एक ऑड है एक इवन है ना, कोई लेना देना ही नहीं है ना। एक इवन जो है वो ऐसा इवन है, घनघोर इवन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही उसके फैक्टर्स हैं ना। अच्छा, तो बेसिकली दोनों ही रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, तो जो 63/8 है ना, बेसिकली यही वो m/n है जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है ना। तो m प्लस n करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 63 प्लस 8 कितना हो जाएगा 70 और 1, है ना, 71, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। प्री आर एम 2016 का क्वेश्चन था, बड़े आराम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, 71 इसका हमारा आंसर आ गया। होप सो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आपको, है ना, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत आराम से क्वेश्चन बन रहा था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको एग्जाम में जो, है ना, बड़े आराम से बन जाते हैं। देखते हैं इसका प्रिंटेड सोल्यूशन, ठीक है। प्रिंटेड सोल्यूशन क्या कहता है, प्रिंटेड सोल्यूशन वही सेम बातें, है ना। तो 71 इसका आंसर आया, 71 ही हमारा आंसर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और बढ़िया सवाल, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से समझते हैं ना। क्वेश्चन है IUQM 2021 का, है ना, IUQM 2021 का ना। IUQM के 2021 और 22 के आई थिंक हमने बहुत सारे लमसम सारे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे, है ना। कोई एक आधा क्वेश्चन अगर रह गया हो गलती से तो अलग बात है, बाकी हमने लमसम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है। IUQM 2021 2022 के, है ना, और उससे पहले के भी जो भी प्री आरएमओ के क्वेश्चंस थे वो भी हमने, है ना, डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएं। बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। E एंड F बी मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC साइड, है ना, AB और BC एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट है E और F रेस्पेक्टिवली, ठीक है। लाइन्स EC एंड FD, है ना, इंटरसेक्ट इन P एंड फॉर्म 4 ट्राइंगल्स APB BPC CPD DPA, ठीक है साहब, 4 ट्राइंगल बन गए, ठीक है साहब। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 100 स्क्वायर यूनिट्स, पैरेललोग्राम का एरिया अगर 100 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स, है ना, ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, अमंग दीज 4 ट्राइंगल्स, है ना, इन 4 ट्राइंगल्स में से, है ना, कौन से ट्राइंगल का एरिया, है ना, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, ये हमें बताना है, ठीक है साहब। ठीक है ठीक है ठीक है, इन 4 ट्राइंगल्स में से कौन से ट्राइंगल का एरिया सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, इस पे हमें बात करनी है। सबसे पहले बना लेते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है साहब। तो पैरेललोग्राम हमने बनाने की ट्राई करी, ठीक है, ये पैरेललोग्राम हमने बना लिया, ठीक है। ओके, पैरेललोग्राम का नेमिंग कर देते हैं ए, नेमिंग नीचे से स्टार्ट करते हैं अब की बार, ABCD, ठीक है साहब, ABCD, ठीक है साहब। अच्छा जी, और क्या करें, और क्या करें, AB और BC के मिड पॉइंट्स हैं E और F, है ना, तो AB का मिड पॉइंट ये हो गया E, है ना, है ना, और BC का मिड पॉइंट हो गया ये, है ना, ठीक है साहब, F, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें सरकार,
तो सरकार ने कहा हमसे कि ईसी और एफडी को मिलाओ, है ना, और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को पी बोल दो, ठीक है। ईसी और एफडी को मिला दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ई को सी से मिलाया, एफ को डी से मिलाया, ठीक है, और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, पी बोल दिया, ठीक है साहब, पी पॉइंट बोल दिया, ठीक है, पी पॉइंट बोल दिया। और 4 ट्राइंगल बन गए, ए पी बी, बी पी सी, सी पी डी, डी पी ए, ठीक है। तो ये चारों ट्राइंगल बनाओ अब, ठीक है। चारों ट्राइंगल बनाने के लिए जो लाइंस यूज़ करेंगे वो लाइंस कौन सी लें, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ए पी बी हो जाएगा, ए पी बी, बी पी सी, है ना, ये तो बाकी तो बने हुए हैं। आई थिंक ए पी बी बन गया, बी पी सी बन गया, सी पी डी बन गया, डी पी ए बन गया, चारों ट्राइंगल बन गए, ठीक है साहब। और क्या खास बात है, और क्या खास बात है, पैरेललोग्राम का एरिया है 100 स्क्वायर यूनिट्स, पैरेललोग्राम का एरिया कितना है 100 स्क्वायर यूनिट्स। तो ठीक है, अगर आपको याद हो बेटा, तो हमने जब थ्योरी पढ़ी थी, है ना, तो उसमें ये बातें हुई थी हमारी, है ना, जब भी हम थ्योरी पढ़ रहे थे, है ना, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, तो पैरेललोग्राम की जब भी बात आई थी तो मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम में एक खास बात है कि अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम में आपने कोई भी एक पॉइंट उठाया कहीं पे भी ना, इनसाइड द पैरेललोग्राम कोई भी एक पॉइंट उठाया पी, ठीक है, उस पॉइंट पी को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, 3 मतलब सारे वर्टिसेस से, तो जो 4 ट्राइंगल बनेंगे ना, जो 4 ट्राइंगल बनेंगे उनमें से, है ना, उनमें से ये जो अपोजिट वाले ट्राइंगल होते हैं, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, है ना, इन दोनों के एरिया का सम, है ना, और ट्राइंगल नंबर 3 और ट्राइंगल नंबर 4, इन दोनों के एरिया का सम आपस में बराबर होता है और पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होता है। पैरेललोग्राम के एरिया के क्या होता है, हाफ के इक्वल होता है, हमेशा ऐसा होता ही होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आप क्या कर सकते हो, इसको प्रूफ करने के लिए क्या तरीका यूज़ कर सकते हो, या तो आप जा करके लास्ट वाला वीडियो देख सकते हो, या फिर आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि ए पी बी का एरिया तो नीचे वाले पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है ना, और पी सी डी का एरिया ऊपर वाले पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है। तो दोनों पैरेललोग्राम्स को जोड़ोगे तो पूरा बड़ा पैरेललोग्राम बन जाएगा, और दोनों ट्राइंगल्स को जोड़ोगे तो दोनों का एरिया, है ना, दोनों छोटे पैरेललोग्राम्स के एरियाज के हाफ के इक्वल था, तो मेन पैरेललोग्राम के भी एरिया के हाफ के इक्वल होगा। तो यानी ए पी बी का एरिया और पी सी डी का एरिया मिला के ए बी सी डी के एरिया के हाफ के इक्वल होता है, हमेशा ऐसा होता ही होता है, ठीक है साहब, ठीक है। होप सो ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। तो अगर ये कहानी अच्छे से समझ में आई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो करते हैं सोल्यूशन को अप्रोच, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ध्यान से समझिए, सबसे पहली बात ध्यान से समझिए, ई मिड पॉइंट है। ई क्या है, मिड पॉइंट, मतलब ए और ई बी दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ए और ई बी क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। वैसे ही एफ मिड पॉइंट है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर है, ठीक है साहब। अच्छा, और क्या खास बात है, और क्या खास बात है सर, तो एक काम कर लेते हैं ना, देखो यार, ये जो पीई है ना, पी से ई तक का जो डिस्टेंस है ना, ये क्या कर रहा है, ये पी ए बी ट्राइंगल के लिए ना मीडियन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, मीडियन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, मीडियन का काम कर रहा है। मतलब जितना एरिया इसके लेफ्ट में होगा उतना ही एरिया राइट में होगा। तो मान लिया कि इसके लेफ्ट में जो ट्राइंगल बन रहा है ना, उसका एरिया स्मॉल है ना, तो राइट वाले ट्राइंगल का एरिया भी स्मॉल हो जाएगा। कोई परेशानी तो यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात, पी एफ जो है, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है बीसी का, तो पी एफ जो है ना, वो मीडियन का काम कर रहा है। कौन से ट्राइंगल के लिए, कौन से ट्राइंगल के लिए, जिस ट्राइंगल को मैं पिंक कलर कर रहा हूं अभी, इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए पीएफ क्या है, पीएफ मीडियन का काम कर रहा है। पीएफ किसका काम कर रहा है, मीडियन का काम कर रहा है। अच्छा जी, तो क्या मैं सर ये बोल सकता हूं कि अगर इसका एरिया स्मॉल बी है तो इसका एरिया भी स्मॉल बी होगा? बिल्कुल बिल्कुल आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। और क्या पता है हमें, और पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 100 स्क्वायर यूनिट्स है, 100 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है साहब। अच्छा जी, स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिख रहा मैं, अभी 100 पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एरिया ए पी बी और एरिया पी सी डी, है ना, दोनों मिला के कितना होगा, तो आप बोलोगे 50 होगा साहब। कितना होगा, 50, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अगर एरिया पी सी डी कोई पूछ लेगा तो सर क्या बोलेंगे, एरिया पी सी डी पूछ लेगा अगर अकेला तो क्या बोलेंगे, तो बेटा एरिया पी सी डी क्या हो जाएगा, पी सी डी का एरिया हो जाएगा 50 में से हम पी ए बी का एरिया माइनस कर देंगे। पी ए बी का एरिया कितना है, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, है ना। तो पी ए बी उधर भेज देंगे, 50 में से कितना माइनस कर देंगे, 2a, है ना। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। लेट मी यूज़ वाइट कलर, है ना। तो फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से दिख जाए, है ना। तो एरिया पी सी डी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा,
PCD जो एरिया होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा साहब, वो इक्वल हो जाएगा 50 माइनस 2A के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अच्छा जी। और सिमिलरली क्योंकि PBC का एरिया, BPC का एरिया कितना है 2B हो गया, B प्लस B कितना हो गया 2B है ना, तो APD का एरिया कितना हो जाएगा, देखो APD और BPC है ना, एरिया APD है ना प्लस एरिया BPC है ना, ये दोनों मिला के कितना है 50 होना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, ये बात तो पता होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था। तो APD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, APD की वैल्यू कितनी आ जाएगी साहब, APD की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस BPC है ना, BPC का एरिया कितना है 2B है, कितना है BPC का एरिया, BPC का एरिया कितना है 2B है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 में से 2B माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो ये एरिया APD आ जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें सर, आपने बता दिया कि PCD का एरिया हो गया 50 माइनस 2A है ना, और इधर वाले का APD का एरिया हो गया 50 माइनस 2B है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, आगे क्या करें है ना, हमें बताना है कि कौन से वाले इन चार में से कौन से वाले ट्राइंगल का एरिया ना मैक्सिमम होगा है ना। अच्छा जी, कि 2A मैक्सिमम होगा, कि 2B मैक्सिमम होगा, कि 50 माइनस 2A मैक्सिमम होगा, या 50 माइनस 2B मैक्सिमम होगा, ये हमें बताना है कौन सा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं बेटा ना, इन सब बातों में कहीं ना कहीं हमें कुछ और भी बातें पता है ना, कि E और F मिड पॉइंट है और इनका कोई खास हमने अभी तक यूज़ किया नहीं है ना, तो इनका यूज़ कैसे करें, इस पर बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया कुछ। अगर मैं DF को आगे फर्दर एक्सटेंड कर दूँ ना, DF को फर्दर आगे क्या कर दूँ, एक्सटेंड कर दूँ है ना, और AB को भी फर्दर आगे एक्सटेंड कर दूँ है ना, तो AB को भी एक्सटेंड कर दूँ कुछ इस टाइप से। ठीक है, AB को भी एक्सटेंड कर दूं, तो एक्सटेंड करने के बाद में है ना DF का एक्सटेंशन और AB का एक्सटेंशन मान लो कि है ना G पॉइंट पे जाके मिल गया है ना G पॉइंट पे जाके मिल गया है ना। तो उस सिचुएशन में पहली बात जो समझ में आ जाएगी वो क्या है, जो देखते ही समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रही है कि सर जो CDF ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो DCF है ना, कौन सा ट्राइंगल DCF है ना, वो और GBF है ना, GBF दोनों कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, GBF दोनों एक दूसरे के क्या है सर, कॉन्ग्रुएंट है। DCF और GBF दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है सर। कैसे हैं भाई, देखो एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, मैं आपको शेड कर देता हूँ कि कौन कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो ये पिंक कलर वाला ट्राइंगल है ना, और एक ये पिंक कलर वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया दोनों का है ना, और CF जो है वो किसके इक्वल है, FB के इक्वल है ना। CF किसके इक्वल है, FB के, क्योंकि F मिड पॉइंट है ना BC का है ना, तो CF और BF एक दूसरे के इक्वल है। तीसरी बात जो यहाँ से समझ में आती है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये जो एंगल है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। बताओ क्यों, क्योंकि Z बन रहा है ना, आपने इसको एक्सटेंड ही तो किया है, था तो ये एक पैरेललोग्राम ना, अपोजिट साइड्स तो पैरेलल थी, रहेंगी भी आगे है ना। तो सिंपल सी बात है कि है ना, हम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। ठीक है साहब, अच्छा जी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे भी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं भी है ना, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना अगर, तो तुरंत आप समझ जाओ कि आपने CDF ट्राइंगल का एरिया जो बोला है वही एरिया है ना, एरिया ट्राइंगल जो CDF का है, एरिया ट्राइंगल DCF जो होगा वही एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ट्राइंगल GBF के इक्वल होगा। और ऐसा क्यों होगा साहब, है ना, टू ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरियाज भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टू ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ठीक है साहब, अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है सर, है ना। तो अब अगर पूछा जाए कि DCF का एरिया कितना है, तो देखो DCP का एरिया तो पता है आपको, DCP का एरिया 50 माइनस 2A है ना, और इस छोटू ट्राइंगल का एरिया है स्मॉल b है ना। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस 2A प्लस b है ना, 50 माइनस 2A प्लस b है ना। तो इसका एरिया 50 माइनस 2A प्लस b, तो इसका एरिया भी 50 माइनस 2A प्लस b हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि एरिया ट्राइंगल GBF हो जाएगा कितना, 50 माइनस 2A
प्लस बी। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद क्या करें, अगली बात क्या करें सर, अगली बात क्या करें सर, अगली बात ये करते हैं ना, देखो बड़े ध्यान से समझना, अगली बात क्या करते हैं, अगली बात ये करते हैं हम कि इसके बाद और कौन कौन से ट्राइंगल को हम सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट करा सकते हैं। ये दोनों तो करा दिए हमने ना, और एक काम कर लेते हैं है ना, दो ट्राइंगल और हैं जो मुझे लग रहा है कि सिमिलर हो सकते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट तो पता नहीं लेकिन सिमिलर हो सकते हैं। एक तो ट्राइंगल ये दिख रहा है हमें, कौन कौन सा, ट्राइंगल डी सी पी, कौन सा ट्राइंगल डी सी पी है ना, और एक ट्राइंगल ये दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है ना साहब, दोनों जो मैंने पिंक कलर किए हैं जस्ट अभी, है ना, डी सी पी ट्राइंगल और ई पी जी ट्राइंगल है ना, ठीक है, इन दोनों पे बात कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ट्राइंगल डी पी सी है ना, डी पी सी है ना, वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल के, डी पी सी सिमिलर होगा, डी पी सी सिमिलर होगा जी पी ई के, है ना, जी पी ई के सिमिलर होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे सिमिलर होगा, है ना, तो देखो बेटा ध्यान से समझना, दोनों ट्राइंगल्स को सबसे पहले तो पिंकिश कर देते हैं, है ना, पिंकिश, है ना, समझ रहे हो, पिंकिश, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, तो दोनों ट्राइंगल को मैंने पिंक कलर कर दिया, ठीक है। और अब देखिए ध्यान से समझिए कि एंगल 1 जो है ना यहाँ पे, वो एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि z बन रहा है ना, ये z बन रहा है, ठीक है साहब, z बन रहा है, ठीक है साहब। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है साहब, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और एक ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये, है ना, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। तो टू ट्राइंगल्स के अगर टू एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, टू एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए एक दूसरे के, है ना, तो उसके बाद में सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो ना, सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है साहब। तो क्या करेंगे, एरिया ट्राइंगल डी पी सी, है ना, अपॉन में एरिया ट्राइंगल जी पी ई, है ना, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, डी सी अपॉन में जी ई, है ना, डी सी अपॉन में जी ई के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात और, है ना, क्या हमने डी सी एफ और जी बी एफ ट्राइंगल्स को क्या किया था, थोड़ी देर पहले कॉन्ग्रुएंट किया था। तो डी सी किसके बराबर होना चाहिए, जी बी के बराबर होना चाहिए, कि जितना डी से सी तक होगा उतना ही जी से बी तक होगा ना, मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है ना, ठीक है साहब। अच्छा जी, मतलब अगर ये डिस्टेंस को मैं x बोलता हूँ तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, x हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि डी सी ए बी के भी बराबर होगा, तो डी सी अगर x है तो ए बी भी x होगा। और ई मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, है ना, तो b से e तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा x/2, ठीक है ना साहब। अच्छा जी, ठीक है। तो DC और G की जगह जो वैल्यू रखनी है वो वैल्यूज़ भी हमारे पास हल्के हल्के अवेलेबल तो है ही, है ना। DPC का एरिया कितना है बताओ, DPC का एरिया 50-2a, है ना, तो DPC की जगह लिख दिया 50-2a, ठीक है साहब, ओके। अपॉन में GPE का एरिया कितना है, GPE का एरिया ना, GPE का एरिया ना, तो GPE में एक तो स्मॉल ए आ रहा है, एक स्मॉल बी आ रहा है, और एक 50-2a प्लस बी आ रहा है, सबको रख दो एक साथ ऐड करके, a प्लस बी प्लस 50-2a प्लस बी, ठीक है साहब। अच्छा जी, ओके। उसके बाद सामने DC की जगह पे कितना लिखें, DC की जगह पे लिख देते हैं x, ठीक है साहब। अपॉन में GE की जगह पे क्या लिखते हैं, G से E तक, है ना, G से P तक है x, B से E तक x/2, दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस x/2 विच इज़ 3x/2, है ना, विच इज़ 3x/2, ठीक है साहब। और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें सर, है ना, तो बेटा x से x उड़ा दे सबसे पहले तो ना, ये 3/2 का ना 2 जो है ना ऊपर आ जाएगा, तो वो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो 4/9 हो जाएगा। क्लियर, अच्छा, और यहाँ पे 50-2a एज इट इज, ठीक है साहब, ओके। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 50 तो पहले से, है ना, प्लस का a माइनस का 2a, तो माइनस का a बचेगा, और प्लस का भी 2 भी बचेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई खेल लेते हैं, ठीक है। तो 9 से 50 को मल्टीप्लाई किया 450 हो गया हमारे यहाँ, है ना, और 9 2 18 है, दैट इज इक्वल टू, है ना, दैट इज इक्वल टू, ठीक है। अगली बात क्या बोलेंगे हम कि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 में तो 200 हो जाएगा, माइनस में 4a हो जाएगा, और प्लस में 8 भी हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ओके, ठीक है। उसके बाद में क्या करें सर, उसके बाद में क्या करें, ये 200 जो है उधर आके माइनस करा लो, तो कितना बचेगा 250, और माइनस का 18 है उधर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा,
18a में से कितना लेस करेंगे 4a, है ना। 18a में से कितना लेस करेंगे 4a लेस करेंगे, है ना। 18a में से 4a लेस करेंगे तो कितना बचेगा 14a बचेगा। कितना बचेगा 14a, है ना। और प्लस में कितना हो जाएगा 8b, है ना। ओके, यहाँ तक पहुँच गए हम। ठीक है, इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद क्या करें, है ना। इसके बाद क्या करें, इसके बाद एक और काम करो, है ना। इतना पहुंचने के बाद, है ना, इतना पहुंचने के बाद में ना एक लास्ट काम करेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वो लास्ट काम हम इधर करेंगे, ठीक है साहब। अच्छा जी, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो कर सकते हैं हम, है ना। 4b प्लस में 7a, है ना, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 125, ठीक है साहब। ठीक है, ये हम इक्वेशन नंबर 1 तक पहुंच गए। दूसरी बात हमें ये पता लगी कि अगर ये डिस्टेंस G से B तक का डिस्टेंस अगर स्मॉल x है, ठीक है, और A से B तक का डिस्टेंस भी स्मॉल x है, तो PB जो है ना, PB जो है ना वो मीडियन का काम कर रही है इस ट्राइंगल में ना, इस ट्राइंगल में मीडियन का काम कर रही है PB, है ना। तो इस मीडियन के उधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया बराबर होना चाहिए। तो उधर एरिया है a + 8 2a, है ना, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए किसके, है ना। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि एरिया PAB जो होगा ना वो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए एरिया PBG के बराबर होना चाहिए। PBG, है ना, पबजी मत बोलना, है ना, ठीक है, PBG, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a और दैट इज इक्वल टू PBG का एरिया हो जाएगा B + 50 - 2a + B, है ना। ओके, तो -2a को इधर लेके आऊँगा तो +2a हो जाएगा, तो 2a 4a हो जाएगा, ठीक है, 4a, है ना। और b + b 2b इधर आएगा तो -2b, है ना, दैट इज इक्वल टू 50 है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसी का डबल कर दो, है ना, उसी का डबल कर दो, कितना हो जाएगा 8a - 4b दैट इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है साहब। और 7a + 4b 125 है, उधर लिख दो, है ना। 7a + 4b कितना हो जाएगा 125, है ना। इसके आगे तो बस वैल्यू निकालनी है, उसके आगे तो आप खेल जाओगे। b से b 4b कैंसिल, 8a 7a 15a, है ना, और दैट इज 225। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया कितना 15 से डिवाइड करेंगे 225 में, है ना। तो 15 × 1 = 15, है ना, ठीक है, बचेगा 7, है ना, 15 × 5 = 75, तो 15 आ जाएगा a का वैल्यू, a का वैल्यू 15 आ जाएगा ना। तो a का वैल्यू 15 आएगा, तो ये 15 हो गया और ये भी 15 हो गया, है ना। और 50 - 2a करेंगे तो 50 - 15 2 = 30, तो कितना बचेगा, ये 20 बचेगा। और अगर a का वैल्यू 15 आया है ना तो b कितना आएगा, सोचो सोचो सोचो। a का वैल्यू 15 आया है तो 15 × 60 हो जाएगा, 50 आके इसमें से माइनस होगा, तो b का वैल्यू 5 आएगा। ये इम्प्लाई करेगा कि b कितना होगा 5 होगा, b 5 होगा ना, b 5 होगा। तो मतलब ये भी 5, ये भी 5, तो ये पूरा 10 हो जाएगा एरिया, ये पूरा एरिया 10 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। और ये 50 - 5 2 = 10, तो ये हो जाएगा 40 और ये 30, है ना। तो सब PAD का एरिया सबसे मैक्सिमम होगा ना। तो कौन से ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होगा, एरिया ट्राइंगल, ठीक है, लिख देते हैं एरिया ट्राइंगल PAD, ठीक है साहब, दैट इज इक्वल टू 40 स्क्वायर यूनिट्स इज मैक्सिमम, है ना, इज मैक्सिमम, ये सबसे मैक्सिमम एरिया वाला ट्राइंगल है हमारा, ठीक है साहब। होप सो ये कहानी समझ में आई होगी। बड़ा अच्छा सवाल था, एरिया के ऊपर बेस्ड था, प्रॉपर क्वेश्चन था, है ना, प्रॉपरली एरिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है साहब। होप सो ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। बढ़ते हैं, देखते हैं इसका प्रिंटेड सोल्यूशन क्या कहता है ना, प्रिंटेड सोल्यूशन क्या कहता है, इस पर बात करते हैं। प्रिंटेड सोल्यूशन क्या कहता है, प्रिंटेड सोल्यूशन में भी वही सेम बातें चलते हुए, ठीक है। तो PAD का एरिया 40 आया मैक्सिमम, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यहाँ तक। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट्स पे, है ना, नेक्स्ट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, आप सब लोग तब तक ये क्वेश्चन देखिए, प्री-आरएमओ 2015, कैसे इस क्वेश्चन को ट्राई किया जा सकता है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है।
ठीक है, प्री आरएमओ 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस पर बात करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, तो सोल्यूशन में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड्स पढ़ लेते हैं ना, क्वेश्चन की डिमांड देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है साहब, तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन बोलना चाहता है आपको, दैट इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है कोई ABC। ठीक है, और D बी द फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A एंड E बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, लेट F बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। सपोज एंगल BAE 40 डिग्री, DAE इक्वल टू DFE। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ADF इन डिग्रीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा या भारी सवाल नहीं है ना, बहुत छोटी छोटी बातें बोल रहे हैं, वही छोटी छोटी बातें पहले डायग्राम बनाते हैं ताकि समझ में आए कि क्या चीज़ें आपस में लिंक हो रही हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC जैसे उसने बोला तो तुरंत हमने, है ना, जो ट्राइंगल हमारे पास में बना हुआ होता है ऑलरेडी, है ना, वो एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है साहब, जैसे ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है ना साहब, ये ट्राइंगल था। ठीक है, ट्राइंगल ABC। ठीक है ना साहब, और क्या बोला इसने कि D बी द फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो उसका फुट जो होगा वो D पॉइंट पे आएगा। ठीक है, ठीक है, तो A पॉइंट से हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। ठीक है साहब, ठीक है ना, A पॉइंट से हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। ठीक है साहब, ये ऑल्टीट्यूड का फुट है D पॉइंट। ठीक है साहब, ओके, उसके अलावा E बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो डायग्राम थोड़ा टिल्टेड होता तो ज़्यादा सही रहता, है ना, अभी तो D मिड पॉइंट लग रहा है ना, D क्या लग रहा है, मिड पॉइंट लग रहा है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये वाला ट्राइंगल ना लेकर के, है ना, खुद ट्राइंगल बना लेते हैं एक। ठीक है, तो एक ट्राइंगल की साइड ये ले ली मैंने, एक ट्राइंगल की साइड मैंने ये ले ली, और एक ट्राइंगल की साइड मैंने ये ले ली। ठीक है, और लग तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, ये A पॉइंट है, ABC। ठीक है साहब, और A पॉइंट से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, D पॉइंट है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन है, D पॉइंट है। ठीक है, ये D पॉइंट है। ठीक है जी, ये D पॉइंट आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, E जो है वो मिड पॉइंट है BC का, तो E मिड पॉइंट है BC का, ये E पॉइंट हो गया मिड पॉइंट। ठीक है साहब, ठीक है, मान लिया। आगे क्या कहते हैं, F बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। F मिड पॉइंट है AC का, AC का मिड पॉइंट F है। ठीक है, ये F पॉइंट हो गया मिड पॉइंट। ठीक है, फिर एंगल BAE कितना है, BAE ये वाला एंगल कितना है, ग्रीन लाइन यूज़ कर लेते हैं, ये E को ज्वाइन किया, एंगल BAE 40 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है, 40। ठीक है ना साहब, अच्छा, और एंगल DAE और DFE दोनों बराबर हैं। देखो थोड़ा शक हो रहा है इसके नाम पे ना, DAE और DFE है ना, DFE इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर शक हो रहा है, थोड़ा सा हल्का सा शक हो रहा है। ठीक है साहब, DFE है ना, DFE। ठीक है साहब, कोई भी एक लाइन सेगमेंट, कोई भी एक लाइन सेगमेंट जब सेम साइड में दो एंगल बनाता है और दोनों एंगल्स की मेजरमेंट क्या होती है, अगर सेम होती है ना,
तो वो चारों पॉइंट्स जहाँ पे एंगल बन रहे होते हैं, जहाँ से एंगल बनाए जा रहे होते हैं, चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कौन साइक्लिक हो जाते हैं, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की है ना तरह बिहेव करते हैं वो चारों पॉइंट्स, अगर मिला दें उनको आपस में तो। ठीक है, तो मुझे पता लगा कि एंगल DAE जो है वो DFE के बराबर है। DAE यानी ये वाला एंगल और DFE मतलब ये वाला एंगल, दोनों आपस में बराबर हैं। दोनों आपस में क्या है? बराबर एंगल है। ठीक है साहब। अच्छा जी, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा बिहेव करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना। अच्छा जी, ओके, ठीक है, करने दो बिहेव। और क्या करें, और क्या करें? व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ADF? ADF का मेजरमेंट कितना होगा? ठीक है, ADF का मेजरमेंट कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है सर, बिल्कुल, अब वादा किया है तो बताएंगे ही, है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे पता चला कि पॉइंट्स, है ना, सबसे पहली चीज़ जो हमने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही नोटिस की, वो ये नोटिस की क्योंकि एंगल DAE और DFE दोनों बराबर हैं, तो ADEF, है ना, पॉइंट्स ADEF आर कौन साइक्लिक पॉइंट्स, है ना, आर कौन साइक्लिक, है ना, कौन साइक्लिक। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट्स कौन साइक्लिक है, मतलब इन चारों से पास होने वाला एक सर्कल दुनिया में ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, है ना। ठीक है, ठीक है, एक सर्कल बना दिया। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल हो गया, कोई बात नहीं, इस सर्कल को थोड़ा छोटा कर लेंगे, है ना। ठीक है, अब इसको कैसे पास करवाएं, है ना, थोड़ा तो टफ हो जाएगा इसको, तो पास करवाना टफ हो जाएगा। तो इसके ऊपर दिमाग लगाने से अच्छा है कि सर्कल हमारे हिसाब से बना लें हम, है ना। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, ऐसा कोई मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, है ना। आई नो सर्कल नहीं लग रहा होगा, है ना, बट, है ना, लगवाना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा कि सर्कल है ना। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स बराबर थे, इसलिए शक हुआ कि ये चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कौन साइक्लिक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये कौन साइक्लिक हुआ, उसके बाद तुरंत एक बात याद आई कि दो मिड पॉइंट दे रखे हैं। ई मिड पॉइंट है BC का और F मिड पॉइंट है AC का, है ना। ई मिड पॉइंट है AC का, सॉरी, ई मिड पॉइंट है BC का, ठीक है, ई मिड पॉइंट है, और F मिड पॉइंट है AC का, है ना। तो ट्राइंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हमेशा थर्ड साइड के क्या होता है? पैरेलल होता है ना। तो हम ये बोल देंगे कि ऑल्सो, है ना, EF जो होगा ना वो पैरेलल होगा किसके? AB के। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम लग गई है ना, ये दोनों चीज़ें पैरेलल हो गई एक दूसरे के, है ना। दोनों चीज़ें एक दूसरे की क्या हो गई? पैरेलल हो गई, है ना। दोनों चीज़ें एक दूसरे के क्या हो गई? पैरेलल हो गई बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है साहब, आपने कह दिया सर, हमने मान लिया। ठीक है, ओके। तो जैसे ही ये पैरेलल हुई तो एंगल BAE और एंगल AEF दोनों बराबर हो गए। एंगल BAE और एंगल AEF दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। बताओ कैसे? Z बन रहा है, क्या बन रहा है? Z बन रहा है, Z बन रहा है। ठीक है, यहाँ Z बन रहा है ना, ये कुछ ऐसा Z बन रहा है। ठीक है साहब, क्योंकि दोनों लाइंस ये और ये पैरेलल हैं, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, है ना। ठीक है, तो ये एंगल 40 है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 40 का हो जाएगा। क्लियर? और हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? एंगल ADF पूछा है, ADF, है ना। तो ADF और AEF, है ना, दोनों तो बराबर ही होने हैं ना, क्योंकि एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट, है ना। तो एंगल ADF जो होगा वो एंगल AEF के बराबर होगा, है ना। क्यों? एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट, है ना, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, है ना, सेम सेगमेंट। ठीक है ना साहब, ये कहानी समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, तो ADF कितना हो जाएगा? जितना AEF था, और AEF कितना आया था? 40 डिग्री, है ना, यहाँ पे आया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से, है ना। तो ADF भी हो जाएगा 40 डिग्री, है ना।
ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ADF भी कितना निकल के आ जाएगा, 40 डिग्री निकल के आ जाएगा। होप सो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। प्री RMO 2015 में क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। जनरली 2-3 मार्कर वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो 2-3 मार्कर वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वो इतने ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं और बड़े आसानी से हम उनको ट्रेस भी कर सकते हैं, है ना। डायग्राम अगर हमारा अच्छे से बन जाएगा तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, आपने देख ही लिया होगा इतने क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके प्रिंटेड सोल्यूशन की तरफ। क्या कहता है इसका प्रिंटेड सोल्यूशन, है ना। तो प्रिंटेड सोल्यूशन भी कुछ ऐसी बातें कर रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्री RMO 2015, है ना, ठीक है साहब। प्री RMO 2015 सर इतने कितने क्वेश्चन आए जा रहे हैं ना, PYQ इतने क्वेश्चन आए कहाँ से रहे हैं। तो बेटा हमेशा याद रखो ज्योमेट्री का वेटेज है ना सबसे ज़्यादा है ना, ज्योमेट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा है ना, IOQM में सबसे ज़्यादा वेटेज ज्योमेट्री का रहने वाला है ना। ज्योमेट्री में आपको मिल जाएंगे 5 से 8 सवाल के बीच में मिलेंगे ही मिलेंगे ना। और ज्योमेट्री के बीच में अगर 5 से 8 के बीच में सवाल मिलेंगे और आप आराम से उनमें से, है ना, क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो आराम से, है ना, अकेली ज्योमेट्री भी ऐसी हो सकती है जो आपको, है ना, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने की हिम्मत रखती हो ना। ऐसा आराम से हो सकता है ना। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, नंबर थ्योरी अगर आपने कर लिया है, कॉम्बिनेटोरिक्स कर लिया है, तो समझ लो बस आप फोड़ने वाले हो एग्जाम को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है ये। सर्कल ओमेगा टचेस द सर्कल ओम, है ना, एक तो है ओमेगा और एक है ओम, है ना, ठीक है। ओम समझते हो ना, है ना, कोई मिल गया देखा था, है ना, क्या ओम 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 ओम, है ना, देखा होगा आपने, है ना। तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। ये वो वाला ओम है ना, और ये ओमेगा है, ठीक है। तो सर्कल ओमेगा टचेस द सर्कल ओम इंटरनली एट P, ठीक है। ओमेगा टच कर रहा है सर्कल ओम को इंटरनली, तो छोटा सर्कल कौन हुआ, छोटा सर्कल कौन हुआ ना। दो सर्कल हैं एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, इस मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, तो छोटा कौन हुआ, जो इंटरनली टच करने जा रहा है ना। तो इंटरनली टच करने कौन जा रहा है, सर्कल ओमेगा टचेस द सर्कल ओम इंटरनली, तो छोटा सर्कल ओमेगा वाला है ना। दो सर्कल तुरंत बना लो बिना देर किए, है ना, क्योंकि थोड़ी भी देर करना बहुत देर करने के बराबर होता है ना। तो एक बड़ा सर्कल बनाया, एक छोटू सर्कल बनाया, है ना, ठीक है। एक छोटू सर्कल भी बनाया, है ना, ठीक है। ज़्यादा भी छोटू नहीं बनाना था, है ना। ये लो दोनों को टच करा दिया ना, दोनों को टच करा दिया, ठीक है। मान लो दोनों टच कर रहे हैं, है ना, इंटरनली कौन सा पॉइंट पे, P पॉइंट पे ना। बस ये डिनोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा ओमेगा और कौन सा ओम है ना। तो यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, ये ओमेगा है ना, और ये क्या है, ये ओम है ना, ठीक है ना साहब। अच्छा जी, द सेंटर O ऑफ ओम इज आउटसाइड ऑफ ओमेगा ना, बिल्कुल सही है। हमने छोटा सर्कल बनाया था इसीलिए कि बड़े वाले का जो सेंटर है ना O, वो इसके बाहर है ना। बाहर मतलब समझ लो यहाँ पे है ना, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ज़्यादा ठीक लगेगा ना, ये O है इसका सेंटर, ठीक है साहब। अच्छा जी, अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे अगर देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, लेट एक्स वाई बी अ डायमीटर ऑफ ओमेगा ना। एक्स वाई क्या है, डायमीटर है ओमेगा का, ओमेगा का, ओमेगा का डायमीटर कौन है, एक्स वाई है, ठीक है। यानी ओमेगा का नहीं है, ओम का है ना। विच ऑल्सो टेंजेंट टू ओमेगा, अच्छा। तो एक डायमीटर ड्रॉ करना है जो इसका टेंजेंट भी हो, ओ पॉइंट से भी पास कर जाए, है ना। तो ऐसा कुछ बनाना है ना, ठीक है। हल्का सा इसको पास करवाएंगे, है ना, ट्राई करेंगे कि पास हो जाए, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगेगा अगर पास हो जाएगा तो, ठीक है ना। कितना फिक्स डायग्राम बन रहा है ना, देखो मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, ये एक्स वाई है ना, और एक्स वाई इस टाइप से है कि अज्यूम पी वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स ना। देखो मैं एक्स इधर और वाई इधर लिख सकता था ना, लेकिन उसने बोला है कि P की Y से डिस्टेंस और P की X से डिस्टेंस में एक रिलेशन है कि P से Y की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और P से X की डिस्टेंस कम है। तो P से Y की डिस्टेंस ज़्यादा है ना, अभी तो ज़्यादा नहीं लग रही है ना। तो अगर हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर मैं Y को इधर लिख दूँ, है ना, और X को उधर लिख दूँ, तो पी वाई जो है ना वो पी एक्स से ज़्यादा हो जाए ना, ठीक है। लेट पी वाई इंटरसेक्ट ओमेगा, पी वाई इंटरसेक्ट ओमेगा एट जेड, है ना। तो आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है ना, P और
y को ज्वाइन करा देना है, ठीक है, डैश लाइन ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ज्वाइन करा दिया और ये कौन सा पॉइंट आया, ये कौन सा पॉइंट आया, z पॉइंट आया। कौन सा पॉइंट आया, z पॉइंट, ठीक है। पी वाई इंटरसेक्ट ओमेगा एट z, है ना। वाई जेड जो है वो 2 टाइम्स पी जेड के इक्वल है। y से z का डिस्टेंस पी जेड के डिस्टेंस का डबल है ना। अच्छा जी, ठीक है, यानी p से z अगर x होगा तो ये 2x हो जाएगा। अच्छा जी, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल पी वाई एक्स, पी वाई एक्स, ये एंगल चाहिए साहब, ये एंगल चाहिए, थीटा बोल दो इसको, थीटा चाहिए बस। क्या चाहिए, थीटा चाहिए। क्वेश्चन में क्या चाहिए, थीटा चाहिए। ओके 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 ओके, ठीक है, करते हैं कोशिश। P से Z तक की जो डिस्टेंस है ना उसको अपन x बोल रहे हैं एक बार के लिए, है ना। तो YZ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेकिन x तो कोई पॉइंट भी है तो x ना लिख करके a और b लिखें, या जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कर सकते हैं डायग्राम में, अच्छा मान लो ये एक्स वाई डायमीटर है और टेंजेंट है ओमेगा का, कहाँ टच कर रहा है ये बताया नहीं है इसने ना। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या नाम दे, है ना, एक्स वाई जेड, तो इधर तो कंप्लीट हो गया, पी ओ पी, है ना, तो क्यू देते हैं इसको नाम, ठीक है। ये क्यू पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट है ना। और इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको, सेंटर को ओ डैश बोल देते हैं ना, थोड़ी देर के लिए ना, ओ डैश बोल देते हैं ना, ओ डैश, ठीक है। तो समझने वाली बात पता है क्या होगी कि कोई भी सर्कल्स, कोई भी 2 सर्कल्स अगर टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो उन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर ही लाई करता है ना। उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे या लाइन पे ही लाई करता है। तो जैसे ही इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो उसी पे आगे चल के पी लाई करेगा, ठीक है साहब। अच्छा जी, तो ओ पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है साहब। अच्छा जी, और क्या करें, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और यहाँ से एक अगर मैं Q को ज्वाइन कर दूँ तो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और हम जो कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं कि पी वाई बड़ा था पी एक्स से, तो पी एक्स, है ना, ग्रीन कलर से ज्वाइन करो, ये सब पुराना है। तो पी एक्स और पी वाई में भी कोई रिलेशन आपको गिवन है, उस रिलेशन के हिसाब से मैंने क्या किया है, पी एक्स और पी वाई को ज्वाइन कर दिया, ठीक है साहब। अच्छा जी, अब क्या करें, अब क्या करें, है ना, अब क्या करें, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। अब हम जो देख पाएंगे उसके हिसाब से एक पॉइंट ये भी ले लेते हैं, कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेते हैं इसको भी बेचारे को, है ना, क्योंकि ये भी ठीक ही लग रहा है। क्योंकि पी से लेकर के ये जो पॉइंट होगा, लेट्स से ये पॉइंट आर है ना, आर फॉर ऋषि सर, है ना, आर फॉर ऋषि सर, ठीक है। तो आर पॉइंट भी ले लेते हैं। आर पॉइंट लेने से क्या फ़ायदा होगा, आर पॉइंट लेने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप जेड और आर को ज्वाइन करोगे ना, जेड और आर को जैसे ही आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, ठीक है साहब, जेड और आर को जैसे ही ज्वाइन करोगे तो काफ़ी चीज़ें ठीक सी लगेंगी आपको ना। जैसे ही मैंने जेड और आर को ज्वाइन किया, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि पी आर जो है ना वो छोटे सर्किल के लिए डायमीटर है। पी आर क्या है, छोटे सर्किल के लिए डायमीटर है ना। पी आर छोटे सर्किल के लिए डायमीटर है, तो डायमीटर सबटेंड्स राइट एंगल, है ना, ठीक है। तो 90 डिग्री बनाएगा वो। और फिर आप बोलोगे सर एक्स वाई भी तो डायमीटर है, तो ये एंगल भी 90 होगा। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर एक काम कर लेते हैं ना, हम ये लिख देते हैं कि देखो एक और बात है ना, देखो ओ वाई और ओ पी दोनों बराबर हैं। ओ वाई और ओ पी क्या है, एक दूसरे के बराबर है ना, क्योंकि रेडियस है। ओ वाई और ओ पी एक दूसरे के बराबर है क्योंकि रेडियस है ना। तो एंगल ओ वाई पी जो होगा और एंगल ओ पी वाई होगा, दोनों भी बराबर होंगे और एक दूसरे के इक्वल होंगे, और दोनों को थीटा बोला हुआ है मैंने ना। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, है ना, ठीक है। और जैसे ही एंगल थीटा हुआ ना, तुरंत 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 अप्रोच मिल गई है ना, आगे बढ़ने का जगह या डायरेक्शन मिल गई। क्या डायरेक्शन मिल गई कि हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल पी जेड आर जो होगा, पी जेड आर जो ट्राइंगल होगा वो सिमिलर होगा साहब, पी जेड आर, है ना। ये जो छोटू ट्राइंगल बन रहा है, ये छोटू ट्राइंगल, है ना, किसके सिमिलर होगा, ये सिमिलर होगा वाई पी एक्स के सिमिलर होगा। वाई पी एक्स के क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों होगा सिमिलर, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में अगर आप खास बात ध्यान दो ना,
तो एक एक एंगल तो थीटा है और एक एक एंगल 90 है ना। तो दो एंगल दो ट्रायंगल के सेम हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उसके आगे खेलने में है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आती हमें ना, बड़े आराम से खेल पाते हैं हम ये बोल पाते हैं कि दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर दिख रहे हैं तो हम ये बोल देंगे कि साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो जो पी जेड का रेशो पी वाई के साथ होगा ना, पी जेड का रेशो किसके साथ होगा, पी वाई के साथ होगा है ना। वही रेशो है ना, वही रेशो पी आर का एक्स वाई के साथ होगा, वही रेशो पी आर का एक्स वाई के साथ होगा। ठीक है साहब, ये कहानी यहाँ तक कि अगर अच्छे से समझ में आती है ना तो समझो हमने थोड़ी सी बढ़त बना ली है। और यहाँ पे एक चीज़ और पता चली थी कि वाई जेड जो है ना वो 2 टाइम्स पी जेड के इक्वल है। तो वाई से जेड तक का जो डिस्टेंस है वो पी जेड के डिस्टेंस का डबल है ना। तो एक काम करते हैं ना, पी से जेड तक की डिस्टेंस को स्मॉल ए बोलते थे ना, तो पी जेड स्मॉल ए तो ये 2a हो जाएगा है ना। तो अगर आपसे बोला है कि पी जेड अपॉन पी वाई, रेशियो में आपसे बोला है पी जेड अपॉन पी वाई, तो पी जेड की जगह स्मॉल ए रख दो, पी जेड की जगह रख दो स्मॉल ए। तो पी वाई की जगह क्या लिखोगे, पी से वाई तक कितना है हो गया, कितना हो गया a प्लस 2a कितना हो गया 3a है ना। तो अपॉन में आ जाएगा 3a, दैट इज इक्वल टू पी आर अपॉन में एक्स वाई है ना, पी आर अपॉन में एक्स वाई। पी आर कितना है, पी से आर तक, पी से आर तक देखो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस भी छोटी होगी है ना। तो पी आर इसका डायमीटर है, तो अगर मैं इसकी रेडियस को स्मॉल आर बोल दूँ है ना, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर है ना, तो पी से आर तक हो जाएगा 2 टाइम्स क्या स्मॉल आर, 2 टाइम्स स्मॉल आर है ना। और बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है उसको अगर मैं R1 बोल दूं है ना, क्या बोल दूं, R1 बोल दूं है ना। ठीक है साहब, तो इधर भी कितना हो जाएगा R1 हो जाएगा है ना, इधर भी कितना हो जाएगा R1 हो जाएगा। ठीक है ना साहब, तो XY कितना हो जाएगा, XY हो जाएगा 2R1 है ना, XY हो जाएगा 2R1, 2 से 2 उड़ा दिया और A से A उड़ा दिया, तो पता चला 1/3 रेशो आया है R अपॉन R1 का। ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो R1 इक्वल टू आ गया 3 टाइम्स स्मॉल आर है ना। ये एक बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप आ गया दोनों ही सर्कल्स की रेडियस के बीच में। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें चाहिए था पी वाई एक्स एंगल चाहिए था है ना, जो कि थीटा है ना। अच्छा, अब बात ये आती है आगे निकल करके है ना, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूँगा यहाँ से आर पॉइंट को। ठीक है, आर पॉइंट को मैं इधर लिख लेता हूँ। एंड द पॉइंट इज़ कि कोई भी आर्क जितना एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बनाता है उसका जस्ट डबल कहाँ बनाता है, सेंटर पे बनाता है ना। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ इस आर्क की है ना, आर्क पी एक्स की है ना। पी एक्स आर्क ने है ना रिमेनिंग पार्ट पे थीटा बनाया, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, सेंटर पे बनाएगा 2 थीटा है ना, सेंटर पे बनाएगा 2 थीटा है ना। ठीक है साहब, 2 थीटा बन गया। ओके, और आपको ये भी पता है कि ये डिस्टेंस जो है ना ओ एक्स है ना, ओ एक्स डिस्टेंस R1 है। और क्या खास बात है, ओ एक्स डिस्टेंस है R1 और ओ एक्स डिस्टेंस R1 है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अगर मुझे ओ क्यूब मिल जाए, ओ क्यू मिल जाए और ओ डैश क्यू मिल जाए और ओ डैश मिल जाए, तो तीनों से रिलेट करके कुछ ना कुछ सोचा जा सकता है ना। ठीक है, तीनों से रिलेट करके कुछ ना कुछ सोचा जा सकता है ना। तो हम एक काम करते हैं ना, हम बात करते हैं कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल ओ क्यू ओ डैश में है ना। कौन से ट्रायंगल में, ओ क्यू ओ डैश ट्रायंगल में बात करते हैं है ना। और इस ट्रायंगल में क्या बात करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर मैं साइन 2 थीटा पूछूं क्या होगा, साइन 2 थीटा पूछूं क्या होता है ना। तो साइन 2 थीटा ना, साइन थीटा क्या होता है वैसे, साइन थीटा का वैल्यू निकलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस की हेल्प से ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इसकी हेल्प से निकलता है साइन थीटा ना। तो इस ट्रायंगल में 2 थीटा के जस्ट सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, वो है ओ डैश क्यू है ना। ओके है ना, और हाइपोटेन्यूस जो है ना वो ओ डैश है ना, ओ डैश। ठीक है साहब, अब क्या करें, अब क्या करें, साइन 2 थीटा को एज इट इज रहने देते हैं है ना, उसका कोई गलती नहीं है, उसको एज इट इज रखा रहने दो। ओ डैश सॉरी ओ डैश क्यू क्या होगा, ओ डैश क्यू तो क्या है भाई, ओ डैश क्यू है स्मॉल आर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है ना, तो उसकी जगह तो स्मॉल आर रख दिया है ना। और ओ डैश क्या होगा, दोनों छोटे और बड़े दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बिटवीन डिस्टेंस ना, तो दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं ना। तो ओ डैश निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप लिखते हो ओ डैश को
ओ पी माइनस ओ डैश पी, है ना, आप उसको लिखते हो ओ पी माइनस ओ डैश पी, है ना, और आर के अपॉन में ओ पी मतलब क्या, ओ पी यानी बड़े वाले सर्किल की रेडियस मतलब आर वन, है ना, और आर वन किसकी इक्वल है, 3r के, तो ओ पी की जगह आ जाएगा 3r माइनस ओ डैश पी क्या हो जाएगा, छोटा रेडियस, छोटे सर्कल का रेडियस यानी स्मॉल आर, ठीक है, दैट इज साइन 2 थीटा, ठीक है साहब। तो साइन 2 थीटा एज इट इज आर अपॉन में 3r माइनस आर विच इज 2r, आर से आर कैंसिल, है ना, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा 1/2, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2। अब मैं सोचता हूँ कि, है ना, ये कोई भी एंगल जो 2 थीटा दिख रहा है मुझे, 2 थीटा जो भी एंगल दिख रहा है मुझे, ये एंगल ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये किसी भी सिचुएशन में, है ना, 90 डिग्री या 180 डिग्री, 90 और 180 के बीच में हो, ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा, है ना, बहुत छोटा सा एंगल लग रहा है ना, क्योंकि थीटा भी बहुत छोटा सा एंगल लग रहा है, माइन्यूट सा, ना एक्यूट एंगल सा लग रहा है ना, ठीक है। तो हम साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू जो 1/2 लिखा हुआ है, उस 1/2 को साइन 30 डिग्री से रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, साइन 30 डिग्री से, है ना, और अगर 30 डिग्री से रिप्लेस करेंगे 1/2 को साइन 30 से, तो 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री अगर रखते हैं हम, है ना, 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखते हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है साहब। तो हमसे थीटा ही पूछा था, और थीटा क्या था, पी वाई एक्स, कौन सा एंगल था, पी वाई एक्स, है ना, पी वाई एक्स, है ना, तो पी वाई एक्स कितना आ गया, थीटा विच इज, है ना, तो एंगल पी वाई एक्स हो गया हमारा 15 डिग्री। यही हमें कैलकुलेट करना था, होप सो ये समझ में आया होगा, है ना, यही आंसर था हमारे क्वेश्चन का, ठीक है। प्री आरएमओ 2015 में ये क्वेश्चन हमने देखा था, ठीक है, और ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। हाँ देखो, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन में, है ना, थोड़ा बहुत, है ना, कंस्ट्रक्शन, है ना, थोड़ी बहुत अप्रोच, है ना, थोड़ा बहुत आगे, है ना, फ्रंट फुट पे जाके सोचना, ये सब तो करना ही पड़ेगा, ये सब तो करना ही पड़ेगा, है ना, मतलब इतना आसान नहीं होगा कि मतलब बिना मतलब एनालिटिकल अप्रोच या थोड़ा सा आगे सोचे बिना, है ना, फ्रंट फुट पे जाए बिना ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, है ना, थोड़े एफर्ट्स लगेंगे, एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, है ना, और अगर एफर्ट अच्छे लगेंगे तो हाँ रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा, क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा, आंसर भी करेक्ट आएगा, ठीक है। देखते हैं इसका प्रिंटेड सोल्यूशन क्या कहता है ना, तो इसका प्रिंटेड सोल्यूशन क्या कहता है, सेम टू सेम बातें, सेम टू सेम चीज़ें, है ना, थीटा का वैल्यू कितना आया, 15 डिग्री ही आया, होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, है ना, तो आगे हमारे पास आज के लिए है थैंक यू, है ना, बहुत सारी पढ़ाई की, प्री आरएमओ से रिलेटेड, आईयूक्यूएम से रिलेटेड, आरएमओ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए, प्रैक्टिस सेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, थ्योरी डिस्कस की, नंबर थ्योरी, अलजबरा और ज्योमेट्री पूरी मैंने पढ़ाई, होप सो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना, और ठीक है, मिलते हैं वर्कशॉप में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मेहनत करते रहिए और मचा दीजिए आईयूक्यूएम में, है ना, इस बार मुझे रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट चाहिए भर भर के, है ना, इंडिया के हर एक कोने से रिजल्ट चाहिए मुझे, है ना, हर एक कोने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोने कोने से रिजल्ट चाहिए, है ना, तो बीच वाले स्टेट्स हैं उनसे भी रिजल्ट चाहिए, ठीक है, हर एक जगह से रिजल्ट आए, इसी उम्मीद के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द वर्कशॉप, थैंक यू।